हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम इकोनॉमिक सर्वे पार्ट 2 करने वाले हैं। हमारा फोकस क्या है? प्रीलिम के ऊपर। तो पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी हमने कर लिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे जाके उसको देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेपो रेट का इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है कि एज ऑफ दिसंबर 2025 रेपो रेट्स जो है उतना ही है। और यहाँ पे अभी रिसेंटली जो आरबीआई की मीटिंग हुई तो उसके अंदर भी उन्होंने बताया कि भाई उतना ही हम रखेंगे, अभी हम चेंज नहीं कर रहे, हम ध्यान रख रहे हैं। वी आर मोर विजिलेंट कि भाई देखेंगे कि अभी जो सिनेरियो बन रहा है जैसे ईरान और यूएसए की वार, तो आगे चल के हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम विजिलेंट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो स्टांस है वो अकोमोडेटिव टू न्यूट्रल है। ठीक है, अकोमोडेटिव और न्यूट्रल ये क्या होता है? न्यूट्रल तो चलो आपको समझ आ गया कि भाई हाँ ठीक है, कुछ हम नहीं करने वाले, यहाँ पे किसी भी साइड पे जा सकते हैं, स्टेबिलिटी के ऊपर है। अकोमोडेटिव का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट जो है उसको आप डिक्रीज करोगे, तो मतलब यू आर फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ के इकोनॉमी में पैसा है। जैसे मान लो रेपो रेट है, रेपो रेट क्या है कि आरबीआई किस रेट के ऊपर बैंक्स को मनी लेंड कर रही है। अब जैसे मान लो पहले 6% था, 6% है तो बैंक के पास जो पैसा है वो क्या आएगा? थोड़ा कॉस्टली आएगा क्योंकि 6% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे बैंक लोन मान लीजिए दे रही थी 10% पे, है ना, क्योंकि रिकवरी भी करना 6% तो कह रही मालिक ही ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो है लोन महंगा मिल रहा है तो डिमांड इतनी नहीं होगी, लोग कहेंगे यार ये तो काम थोड़ा सा खराब है, महंगा लोन मिल रहा है ना, तो ये दिक्कत है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आरबीआई ने बोला कि चलो ठीक है, इसको ये मान लीजिए 2.5% है, 5.25% है, तो बैंक कहेंगे यार हमें थोड़ा सा चीप मिल रहा है कि भाई 0.75% चीप मिल रहा है, चलो ठीक है, यहाँ पे भी हम जो है ना लोन जो है उसको थोड़ा सस्ता कर देते हैं, 9.25% कर देते हैं। अब थोड़ा सा डिक्रीज हुआ तो डिमांड बढ़ी, तो यहाँ पे लोग लोन लेंगे, लोन लेके कोई काम स्टार्ट करेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, देन जॉब क्रिएशन होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ को ये बेसिकली सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे आप देखोगे अकोमोडेटिव एंड डॉविश दोनों जेंटल है। ठीक है, ये भी लाइकली टू फॉल है, ये भी लाइकली टू फॉल है। दोनों में फर्क क्या है? दिस इज मोर ऑफ अ टोन, ये टोन होती है। मतलब आरबीआई गवर्नर या कोई भी सेंट्रल बैंक का गवर्नर ऐसे आके भाषण दे रहा है और वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात बार बार कर रहा है, तो यू कैन से कि भाई हाँ थोड़ा डॉविश है। अब जब वो पॉलिसी के अंदर एक्चुअल में आ जाएगा, दैट इज वो पॉलिसी का स्टांस यानी कि जो सिस्टम है दैट इज अकोमोडेटिव। ठीक है, सो यहां पे टोन जो है, टोन इज डॉविश, वेयर एज वी कैन से ये क्या हो गया? ओके, टोन इज डॉविश वेयर एज वी कैन से सिस्टम जो है, ओके, सिस्टम जो है वो क्या है? अकोमोडेटिव। जब वो एक्चुअल के अंदर जो है ना पॉलिसी के अंदर जो बता देते हैं कि भाई हाँ कम हो रहा है, वहां पे देखते हैं दैट इज यू कैन से दैट अकोमोडेटिव है। हॉकिश का मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट राइज करेंगे एंड यू आर फाइटिंग विद इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे देखो जितनी डिमांड बढ़ेगी तो अब सप्लाई भी है। जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं अनियन की, एक एग्जांपल ले लो, अनियन की डिमांड बढ़ रही है ना, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई उतनी है नहीं, तो क्या होगा? प्राइस राइज होगी, इन्फ्लेशन होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे पैसा बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन होने के चांसेस तो हैं। सो ये एक उस हिसाब से रखना मतलब ये ऐसा इजी नहीं है कि चलो ठीक है आज मन किया बढ़ा दो ट्रंप की तरह, कल कम कर देंगे, नहीं, आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। अब आरबीआई ने अभी जो एमपीसी के अंदर जो है चेंज क्यों नहीं किया? आरबीआई कहता है कि यार हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो अभी न्यूट्रल ही है हम। ठीक है, आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। इनकी पीस डील तो हुई नहीं, है ना, तो यहाँ पे फिर क्या इशू है? देखो क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हैं, क्रूड के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं। जब क्रूड के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो इट मीन्स के जैसे अब वो जो क्रूड के प्राइस डॉलर के हिसाब से इंक्रीज हो रहे हैं, तो वहाँ पे इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, महंगा पड़ रहा है, तो रिफाइन करके भी ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे। अभी तो चलो इलेक्शन थे नहीं बढ़े, गवर्नमेंट ने भी थोड़ा यहाँ पे टैक्स वगैरह कम किया, बट आगे चल के क्या होगा? आगे चल के इलेक्शन भी हो गए, उसके बाद हो सकता है बढ़ जाए। अब यहाँ पे क्या है कि जो ट्रांसपोर्ट है महंगा हो जाएगा कि भाई डीजल का रेट बढ़ गया तो डीजल तो महंगा, तो वही ट्रांसपोर्ट सब्जियां लेके आ रहा है मंडी में, तो वो महंगी होगी तो वो हमें भी महंगी पड़ेंगी। समझ रहे हो? तो क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो वी कैन से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन थोड़ी होगी, समझो ध्यान से, है ना। तो थोड़े से प्राइस ये बहुत तंग कर रहा है मुझे आज, इन्फ्लेशन। ठीक है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो जाएगी, थोड़ी प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि ये पूरा ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट तो पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए इसी टाइम पे आरबीआई ये कहता कि भाई ठीक है हमने जो है रेपो भी कम कर दिया, तो अब बैंक के पास भी पैसा ज़्यादा आ जाएगा, बैंक के पास ज़्यादा आ जाएगा तो क्या होगा?
बैंक भी लोन भी सस्ते पे देंगे, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, तो देन फर्दर ये इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम खराब हो जाएगा। दूसरा, रुपी जो है अपना, रुपी भी थोड़ा सा ऐसा ही, आपको पता है क्या उसमें चल रहा है अभी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला कि रुपी जो ठीक चल रहा है, ठीक ही चल रहा है, देखो 95 पे पहुंच गए। अगर ठीक नहीं चल रहा होता तो हो सकता था 80-85 पे रुक जाता है थक के, है ना। ठीक चल रहा है, जा रहा है ऊपर, है ना। तो अभी बस आगे देखते क्या होता है। तो अब ये रुपये कह रहे हैं स्टेबल। अब यहाँ पे अगर ये प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे भी इशू आएगा। क्यों आएगा? देखो क्रूड इंक्रीज कर रहा है, तो मान लीजिए पहले $90 था, ठीक है, अब जो है 105 हो गया, ठीक है। अब $90 जो है यहाँ पे आपको लग रहा है कि ठीक है अब हमें डॉलर चाहिए, ठीक है, देने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डॉलर बाय होती है, कंपनीज भी ऐसे ही करती। तो डॉलर जब बाय होगा तो आप रुपये को सेल कर रहे हो, तो जब डॉलर बाय होगा तो डॉलर का प्राइस बढ़ता है, तो रुपये का वैल्यू जो है आप डेप्रिशिएट हो जाता है, ठीक है। चलो, इन शॉर्ट ये बात होगी। अब यहाँ पे क्या है कि दिक्कत एक और भी है। एक दिक्कत तो ये होगी कि आरबीआई को अभी लग रहा है कि यार इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो सकती है। दूसरा उसको ये है कि रुपया भी स्टेबल हो रहा है, कि ऐसा ना हो कि रुपया और ज़्यादा गिर जाए, है ना, कि भाई क्रूड महंगा होता जा रहा है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, रुपया गिरता जा रहा है, तो ये हमें देखना पड़ेगा अभी, है ना। तो इसीलिए ये एक दिक्कत है। अब आरबीआई की एक तीसरी और दिक्कत है, वो है कि कैपिटल फ्लाइट की दिक्कत हो सकती है। ये इसका मतलब क्या? चलो देखते हैं। ओके, एक सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक से, बहुत ज़्यादा हम उसको उसमें नहीं घुसेंगे, अदरवाइज तो वो इकोनॉमी की क्लास ही हो जाएगी प्रॉपर, ठीक है। हम सर्वे के हिसाब से थोड़ा सा रखेंगे। ओके, अभी क्या है कि मान लीजिए आरबीआई रेपो रेट जो है, अभी क्या आरबीआई मान लो रेपो रेट को डिक्रीज कर देता है, ठीक है, आरबीआई मान लीजिए डिक्रीज कर देता है, ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? हम यहां पे ये समझ गए कि बैंक का सिस्टम तो हम समझ गए। बैंक के अंदर क्या हो सकता है? जब रेपो रेट गिरा तो बैंक को सस्ता मिलेगा लोन। जब सस्ता मिल गया तो इट मीन्स के बैंक विल बोरो चीपली, ये चीपली बोरो करेंगे, ठीक है भाई, इनको सस्ता मिल रहा है तो पैसा तो उनके पास आ रहा है। जब चीप बोरो करेंगे तो ये क्या करेंगे? अपना लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो है उसको भी डिक्रीज करेंगे। एक बात और, सिंपल सी चीज है, बैंक अगर हम बाकी इन्वेस्टमेंट हटा दें तो बैंक कैसे अर्न करता है, पैसे कैसे कमाता है? वो क्या करता है कि जो हमें लोन देता है वो हायर इंटरेस्ट के ऊपर देता है, हाई रेट के ऊपर चलते हैं वो, ठीक है। और जो हम जमा करवाते हैं वहां पे जाके, ठीक है, तो जो हमारी सेविंग है, एफडी है, उनके ऊपर क्या है? लो इंटरेस्ट देता है। लेट्स से कि ये लोन उसने 10% पे दिया और हमारी सेविंग के ऊपर लेट्स से 6% है, तो बीच में जो 4% का मार्जिन है ये अपने खर्चे पानी और प्रॉफिट वगैरह वो सारा देखता है। तो बैंक इस तरह से काम करता है। ओके, अब सपोज करो कि जब बैंक के अंदर लोन के इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि ये 10% है और ये 6% है, इसको हम अभी थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। अब ये जो लोन है उसने 9% कर दिया, ठीक होगी बात। अब वो बैंक पहले किस पे जी रहा था? 4% के ऊपर कमाई कर रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ कि लोन उसने 9% कर दिया, अगर ये हमारी एफडी वगैरह के ऊपर 6% ही देगा तो कितना बचा? 3%, लॉस हो जाएगा। वो क्या करेगा? इसको भी कम कर देगा। लेट्स से ये 5 कर दिया, हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, 5 कर दिया। अब यहां पे हमें समझ आ गया कि अगर लोन के इंटरेस्ट पहले 10% थे, अब वो लेट्स से कि 9% उसने कर दिए, ठीक है। तो अब यहां पे जो वो हमारी सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट देगा, ठीक है, सेविंग, एफडी, है ना, ये सब कुछ जो है ना, उसके ऊपर अभी आप मत बोलना सर इतना तो मिलता नहीं है सेविंग में, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, हम समझने की बात कर। तो अब सेविंग और एफडी के अंदर अगर मान लीजिए ये पहले 6% था, अब उसको घटा के 5% करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 6 - 4, पहले 4% पे वो जी रहा था, अब अगर मान लीजिए ये 6 ही रह गया, इसको उसने कम ही नहीं किया, तो क्या होगा? 3%, वो तो घाटा खा जाएगा। तो वो क्या करेगा? इसको कम कर देगा, 5% ले लो, जीते रहो, 4% हमारा हिसाब बराबर। तो इससे क्या है कि डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है ना, कि कम के ऊपर भी। अब ये इतना काम बैंक वाला आपको समझ आ गया, लेकिन असली काम जो है वो है इधर। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या सोच रही है? गवर्नमेंट, कंपनीज, है ना, ये सब कुछ है। अब ये क्या है कि
ये बॉन्ड इशू करते हैं। बॉन्ड का मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ, फिर उस कंसेप्ट के ऊपर आ जाऊँगा। बॉन्ड क्या है, जैसे मान लीजिए बॉन्ड एक इशू करती है, अगर पैसा चाहिए, मान लीजिए कंपनी है उसको पैसा चाहिए कि भाई इतना पैसा मुझे चाहिए। अब वो कहता है कि मैं बॉन्ड इशू कर देता हूँ। बॉन्ड की लेट से वैल्यू है 100 रुपये, जो फेस वैल्यू, ये 100 रुपये का बॉन्ड है। वो कहता है कि मैं 8% आपको इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है, इसको कूपन रेट भी बोल देते हैं। ओके, 8% इंटरेस्ट दूंगा और इस बॉन्ड की जो लाइफ है वो है 5 साल। ठीक होगी बात। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने मान लीजिए कोई कंपनी ने इशू किया या गवर्नमेंट ने इशू किया, तो आपने उसको बाय किया। जब आप बाय करोगे, इसका मतलब ये है कि आपने 100 रुपया दिया, ठीक है। अब आपको 100 रुपये पे 8% कितना होता है, 8 रुपये हर साल मिलते रहेंगे। कब तक, 5 साल के लिए। ठीक होगी बात। लेकिन अगर मान लीजिए सेकेंडरी मार्केट में अगर हम चले जाएं जैसे, तो मान लीजिए इस बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई कि लोग कह रहे हैं कि नहीं यार इसमें इन्वेस्ट करना है, डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ये जो 100 रुपये का बॉन्ड है लोग बेचेंगे 120 रुपये। अब यहाँ पे एक और बात, अब 5 साल के लिए आपको इतने मिलेंगे, उसके बाद 5 साल के बाद आपको 100 रुपये भी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड की वैल्यू जो बढ़ गई, क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ गई, लोगों ने कहा हम खरीदेंगे। वो पहले 100 पे दे रहा था, वो कहता है 105, 110, ऐसे बोली लग रही, ठीक है। अब पहले 100 रुपये थी, अब लेट से कि 110 रुपये होगी, ठीक है। अब 110 रुपये का आपने बाय कर लिया। अब इसका जो कंडीशन है 8%, वो तो उतनी ही रहेगी, वो फिक्स्ड है। यहाँ पे भी कितना है, 8% ही है, ठीक है। इधर देख रहे थे कि 8 रुपये हर साल के मिल रहे हैं, अब 110 रुपये के ऊपर आपको 8% मिलना है, ठीक है। 80 डिवाइडेड बाई 11, 7% समथिंग, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि आपको जो इफेक्टिव रिटर्न है वो 7 पॉइंट समथिंग मिल रहा है, ठीक है, 7% समथिंग मिल रहा है, राइट। तो पहले आपको 8%, यानी कि पहले आपको 8 रुपये पर साल मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं, 7 रुपये, ठीक है, 7 रुपये समथिंग, है ना। तो कैलकुलेशन के ऊपर इतना जाना नहीं। तो यू कैन सी कि भाई ये वाला जो इफेक्टिव है वो तो डिक्रीज हो गया, क्योंकि पहले जो बंदा खरीद रहा था उसने 100 रुपये पे ही 8% कमा लिया। अब जो बाद में बिक गया या प्राइस बढ़ गए, तो वो 110 रुपये पे 8% कमा रहा है। तो दिस इज यील्ड इफेक्टिव कितना आ रहा है। तो आप देखोगे बॉन्ड प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसके केस में यील्ड जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है, ये समझो आप। ओके, हाँ, अब यहां पे आ जाओ। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड गवर्नमेंट ने इशू करने हैं। अब गवर्नमेंट लेट से कि पहले 7% इंटरेस्ट दे रही थी, उसने देखा कि बैंक वालों के यहाँ पे सेविंग के ऊपर एफडी में इसमें भी इंटरेस्ट कम कर दिया, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट कम कर दिया, तो हम भी कम कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या करेगी, 6% कर दिया। अब मान लीजिए इन्वेस्टर जो है बाहर से क्या देख रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर क्या देख रहा है, वो देख रहा है कि लेट्स से यूएस है, वो देख रहा है कि यूएस के अंदर मान लीजिए 5.5% इंटरेस्ट उसको मिल रहा है। तो वो पहले इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहा था, इंडिया में 7% मिल रहा था, वो कहता कि यार ठीक है इंडिया में कर देते हैं, ठीक है। अब लेकिन मिल रहा है यूएस में 5.5 और यहाँ पे इंडिया में भी कम हो गया 6%। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा यार 0.5 के लिए क्या उधर जाना है ना, तो अपने ही रख लो। तो वो क्या करेगा, कैपिटल जो है इंडिया में भी जो है उसको उड़ा के बाहर ले जाएगा। अब वो क्या लेके जाएगा, वो डॉलर। जब डॉलर उसको चाहिए तो वो क्या करेगा, जो रुपी है उसको बेच देगा, रुपी को सेल करेगा, ठीक है, और डॉलर को बाय करेगा। जब डॉलर को बाय करेगा, यहाँ पे रुपी अपना डिप्रिशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी फर्दर उसको लॉस हो सकता है इंडिया को, तो इसीलिए अभी हम थोड़ा कॉशियस है। अगेन रिवाइंड कर, तो एक बैंकिंग वाला सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट वाला, तो कैपिटल किस तरह से उठती है आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो कहेगा, दूसरी बात और है कि मान लीजिए कि उसको इंडिया में लेट्स से कि 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, और अपना रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है 6%, तो उसको तब भी लॉस हो गया 1% है ना। तो वो कहेगा कि भाई जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसके ऊपर फिर वो भरोसा रखेगा, स्टेबल के ऊपर रख लेते हैं, है ना। तो इसीलिए वो भी अपना उड़ जाएगा, ठीक है जी। चलो, हाँ, देन रिजर्व मनी एम नॉट। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे ये चार्ट देखो, इकोनॉमिक सर्वे दिया है, यहां पे आपको ग्रोथ रेट दिख रहा है रिजर्व मनी का, ठीक है। रिजर्व मनी की ग्रोथ जो है अराउंड 2.9% के आसपास है, ठीक है। तो मतलब ये यहां से फॉल किया है,
दिख रहा है आपको। एट द सेम टाइम आप देखोगे जो CRR एडजस्टेड M0 है, CRR जो है एडजस्टेड M0 है, वो क्या कर रहा है, वो यहां से इंक्रीज हो रहा है, वो 9.4% चला गया। तो अब इसमें क्या है ना, इसको देखते हैं। देखो आप जनरल एक जो इकोनॉमी में फॉर्मूला पढ़ते हो, रिजर्व मनी का क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन हम बात जो करने वाले हैं वो इसके ऊपर है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जिनके ऊपर बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर बात करते हैं। करेंसी इन सर्कुलेशन के इकोनॉमी में जो है सर्कुलेशन में कितनी करेंसी है, एंड बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो 2025 के अंदर कि इन्होंने CRR को कट किया। CRR को 100 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट क्या होता है 1%। ठीक है, उसको 4% से 3 ले गए। अब CRR क्या होता है, CRR होता है कि जो बैंक का डिपॉजिट है RBI के पास कितना है। लेट्स से कि RBI यहाँ पे, ठीक है, बैंक के पास मान लो 100 रुपया। अब 100 रुपये में पहले RBI कह रही थी कि भाई तेरे पास 100 रुपया है, यहाँ पे इसको बैंक लिख देते हैं कि तेरे पास 100 रुपया है। वो कहते हाँ है, तो कहते हैं कि ऐसा करो तुम 4 रुपये मेरे पास रख दो। तो अब बैंक के पास कितने बचे 96, वो इसमें बाकी अपने काम कर रही है, लोन दे रही है, सारा बिजनेस कर रही है। अब आप सोचो, ठीक है, तो यहां पे आप बोलोगे कि बैंक की जो RBI के पास पैसा कितना 4 रुपये। ठीक है, अब दूसरा केस, अब बैंक कहती है कि 4 नहीं, RBI कहती है आप 3 रुपये रखो। तो बैंक कहती है ये तो बहुत बढ़िया बात है, 3 रुपये तुम्हारे पास रखे। अब बैंक के पास 97 है। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये देख लो कि रिजर्व मनी में बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI जो है वो 4 से 3 चला गया, डिक्रीज कर गया। क्या हुआ, 4 पहले 4% था, अब 3% है, तो ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब ये डिक्रीज हुआ तो आप देखोगे ये कंपोनेंट डिक्रीज हो गया, तो M0 की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यही तो दिखा रहा है वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि करेंसी इन सर्कुलेशन भी डिक्रीज होगी। जब हम देखेंगे CRR एडजस्टेड M0 है वो इंक्रीज हुआ है। अब ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं, क्या हुआ है। ठीक है, हमने अभी एक अच्छा सा कंसेप्ट पढ़ा, वही कंसेप्ट है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो CRR एडजस्टेड का मतलब क्या है कि बैंक के पास देखो पहले जो है RBI और यहाँ पे बैंक पहले RBI के पास 4 रुपये रख रही थी, 96 बच रहे थे, उससे अपना सारा लोन ये सारे काम कर रही थी। अब कितने 3 रुपये रखने, तो बैंक के पास कितने 97। अब आप अगर ध्यान दोगे कि तो यहाँ पे RBI के पास डिपॉजिट जो है कम हो गया, तो M0 की वैल्यू इमीडिएट इसको बोलते एकदम से ना डिक्रीज हुई। क्यों, क्योंकि RBI के पास से डिपॉजिट कम हो गया, उस फॉर्मूले में है वो, है ना कंपोनेंट। अब क्या हुआ विद द टाइम, जब 97 1 रुपये एक्स्ट्रा आ गया, तो उन्होंने बोला कि यार ये तो बहुत बड़ी बात है, लोन और दिए गए। ठीक है, चीप रेट के ऊपर पैसा बढ़ गया, लोन और दिए गए। जब लोन दिए जाएंगे, करेंसी जो है सर्कुलेशन में क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी, वो इंक्रीज होगी। तो ये बड़ा कंपोनेंट इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब करेंसी इन सर्कुलेशन क्या है, उसमें दूसरा पार्ट है। अब देखो ये वाला तो डिक्रीज हो गया, लेकिन ये वाला जो पार्ट है बाद में इंक्रीज हुआ काफ़ी ज़्यादा। जब ये इंक्रीज हुआ तो M0 जो CRR की वजह से इंक्रीज हुआ, तो CRR एडजस्टेड M0 जो है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको बढ़ गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, राइट। यहाँ पे देखो, ओके, एंड CRR कट हुआ, ठीक है, इमीडिएट इफेक्ट क्यों हुआ 2.9%, CRR एडजस्टेड कितना होगा 9.4%, ये बढ़ गया। क्यों बढ़ा, बिकॉज अब पहले क्या हुआ था कि RBI के पास पैसा कम हुआ तो इमीडिएट फॉर्मूले के अंदर ये वाला कंपोनेंट कम हो गया, तो M0 कम होगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बैंक के पास पैसा आ गया, बैंक ने कहा कि अब तो हम बिछाएंगे नोट, तो उन्होंने बेच दिए, बेच इन द सेंस कि उन्होंने लोन दिया। अब लोन दिया, करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ गई, तो ये वाला एंगल बढ़ गया। देन रिजर्व मनी जो है CRR की वजह से बढ़ा है, CRR एडजस्टेड जो है, CRR के हिसाब से अब जब हम एडजस्ट करते हैं इसको, तो यहाँ पे हमें हाइक देखने को मिला। देन इसके बाद अगर आप देखोगे दस M3 ओवरऑल जो इकॉनमी है, ठीक है, मनी, वो भी बढ़ेगी डेफिनेटली, क्योंकि सर्कुलेशन में सब कुछ ये हर एक चीज़ बढ़ रही है, तो वो भी यहाँ पे हमें ये प्रूफ है उसका कि भाई एक्चुअल में लोगों के पास पैसा गया है। ठीक है, तो ये होगी बात। अब यहाँ पे आ जाओ बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस के ऊपर, बैंक हमारे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, आप यहाँ पे देखो ध्यान से, CRR है एक, ठीक है, एक होता है ग्रॉस जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट GNPA, वो भी है, एंड एक है NNPA नेट। ठीक है, तीनों में क्या फर्क होता है वो भी समझेंगे। आप देखो यहाँ पे ये तो डिक्रीज हुए, 0.5 हो गया, ये वाला 2.2 हो गया, और जो CRR है वो काफ़ी हाई के ऊपर है। ठीक है,
अब इसका मतलब क्या होता है, चलो इसको समझते हैं। पहले एक बात समझो कि मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। हम जैसे कोई बिजनेस करते हैं तो हमारा काम क्या होता है, लेट्स से कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आपको प्रॉफिट हुआ तो आपने बोला कि यार ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, देन आप करते गए, देन यू विल रियलाइज कि यार थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि किसी साल लॉस भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट में से आपका खर्चा पानी भी तो निकालना है, कुछ हिस्सा यहाँ पे रिजर्व रख लोगे। ये किसके लिए रखा है कि मान लीजिए जिस साल आपको लॉस हुआ तो आप इस पैसे से अपना यूज कर सकते हो, है ना। थोड़ा सा एक रिजर्व आपने पैसा रखा। दूसरा, हम घर में रहते हैं तो बिजनेस का ओवरऑल एसेट भी होते हैं, कैपिटल भी होती है। जैसे हम घर की बात करते हैं कि मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरा काम क्या होगा कि ठीक है मुझे पहले साल प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे मैं कहूँगा यार प्रॉफिट में से मैं खर्चे भी कर रहा हूँ, अगर मैंने सारे खर्च कर दिए जिस साल लॉस होगा तो क्या करूँगा, तो मुझे अपना घर बार बेचना पड़ेगा, घर चला जाएगा मेरा इसमें, ठीक है। मुझे घर बेचना पड़ेगा, मुझे अपने गोल्ड वोल्ड है तो है नहीं कुछ भी, है ना। तो एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है, महंगा है, ठीक है। तो गोल्ड वोल्ड ये सारा जो मेरे पास होगा तो वो भी बेचना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे अपना जो है एसेट को मुझे जो है बेचना पड़ेगा, राइट। तो वो है शौक के लिए। तो अब मेरा काम क्या होगा, अच्छा बिजनेस कैसे करूंगा, जब मैं ये सोचूंगा कि ठीक है अगर मुझे प्रॉफिट आ रहा है, इसमें से कुछ हिस्सा जो है मैं रिजर्व रख लेता हूँ, इसको नहीं मैं यूज़ करूंगा, इसको नहीं यूज़ करूंगा, इसको कब यूज़ करूंगा, इसको मान लीजिए मुझे लॉस वाले साल आ गए तो वहाँ पे जो है मैं इसका यूज़ कर लूँगा। एक तो ये हो गया प्राइमरी मेरा शॉक अब्जॉर्बर। अगर मान लीजिए कोई बड़ा क्राइसिस आ गया, कोविड आ गया था उस टाइम पे फिर मेरे पास जो कैपिटल है, ठीक है, मेरे पास क्या पड़ा, मेरे पास लेट से गोल्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, या कोई लैंड है, ये सारा ये क्या है बैकएंड के अगर पूरा ही काम खराब हो गया तो इसका हम यूज़ करेंगे। आपने देखा भी होगा कोविड के टाइम पे कितनी ज़मीनें जो है बहुत सस्ते रेट पे बिकी, ठीक है, पैसे की ज़रूरत है। तो ये है, बैंक भी ऐसे ही करता है, बैंक हमसे अलग थोड़ी है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे वाला अलग है, नहीं होता, सारे एक जैसे। बैंक भी ऐसे ही काम करती है। बैंक क्या करती है, वो क्या करती है, उससे पहले ये वाला कंसेप्ट समझ लो जीएनपीए, उसके बाद मैं आपको उस बैंक कैसे इसको मैनेज करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, अब क्या होता है कि बैंक को लोन देती है। जब लोन देती है तो क्या होता है कि एक इंटरेस्ट के ऊपर लोन दिया जाता है। अब मान लो 100 लोगों को लोन दिया, ठीक है। अब उसमें से सारे तो विजय माल्या नहीं है जो टाइम पे पैसा दे दें, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे कि मान लीजिए 10 लोग ऐसे हैं जो 30, 60, 90 दिन हो गए, उनकी कोई खबर ही नहीं, मतलब ना उन्होंने कोई इंटरेस्ट दिया, ना उन्होंने कोई जो प्रिंसिपल कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए, ठीक है। 90 दिन की कंडीशन होती है कि 90 दिन के अंदर ये काम हो गया तो फिर यहाँ पे कोई भी ईएमआई कुछ नहीं आया तो उसको एनपीए घोषित कर देंगे। अगर आप बैंक के एंगल से देखोगे तो जो ग्रॉस एनपीए है, ऐसे बैड लोन है, वो डिक्रीज हुए, तो इट मीन्स के बैंक जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। ज़्यादातर एनपीए जो है उसके कारण क्या होते हैं कि भाई आपने जो उसकी प्रोफाइल ही नहीं चेक की अच्छे से, है ना, तो वो बंदा लोन लेने के काबिल ही नहीं था तो उसका आपने लोन दे दिया। वो चीज़ें होती हैं, कुछ होते हैं अनअवॉइडेड सर्कमस्टेंसेस, जैसे विजय माल्या को बाहर जाना पड़ा, जरूरी मीटिंग थी तो उसमें हो गया, है ना। तो कुछ होते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या है कि अगर बैंक अच्छे से उसकी प्रोफाइल सारी चेक करे कि क्या है क्रेडिट स्कोर ये वो सारा, तो इतने चांसेस कम होते हैं, ठीक है, कि भाई हाँ बंदा वो पे कर देगा। अब यहाँ पे जो जीएनपीए, ठीक है, वो हमारा क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो मतलब बैंक के लिए ये अच्छी खबर है या बुरी? अच्छी खबर है, क्योंकि जितने वो लोन दे रही है उसमें से कम जो है यहाँ पे खराब हो रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 1000 करोड़ जो है बैंक ने लोन दिया, उसमें से सपोज करो जो बैड लोन है वो अराउंड 22 करोड़ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 22 करोड़ डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, ठीक है, तो ये 2.2 आ गया। ओके, तो ये है, राइट। तो अगर हम देखेंगे जीएनपी ये की रेशो को अगर हमने निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा, जो बैड लोन है डिवाइडेड बाय टोटल लोन इंटू 100। ओके, तो ये होगा उसमें, ठीक है। इससे इसी फॉर्मूले से मैंने इसको निकाल के दिखाया आपको। अगर आप यहाँ पे एनपीए देखोगे, एनपीए जो नेट एनपीए है ये क्या है, देखो अब ये तो बात मैंने बता दी कि सिंपली कि जितने बैड लोन हुए तो वो सारे इधर घुस जाएंगे। अब यहाँ पे हम चलते हैं थोड़ा सा, नेट एनपीए क्या होता है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि देखो कि अब यहाँ पे जो है हम जैसे बिजनेस करते हैं तो हम थोड़ा सा अपने प्रॉफिट में से शेयर रख लेते हैं
कि भाई अगर कहीं लॉस हुआ तो हम उसका यूज़ करेंगे। बैंक भी ऐसे करता है। बैंक क्या करता है कि जैसे लोन दे रहा है, बहुत से लोन दिए, अब क्या हुआ कि उसने देखा कि ठीक है कुछ परसेंटेज यहाँ पे बढ़ी है, अब यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है उसको साल भर तो कुछ परसेंटेज यहाँ पे सेपरेट पड़ी होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ लोन जो है 90 दिन से नहीं आ रहे तो तुरंत चुकाना हो जाएगा बैंक, ठीक है, तो वो उसको पता है एनपीए बन गया। तो अब यहाँ पे वो कुछ परसेंटेज प्रॉफिट की साइड में रखता है ऐसे लोगों के लिए जिनके जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनते हैं, लोन आया नहीं वापस। तो ये जो कुछ परसेंटेज है, दिस इज नोन एज प्रोविजन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोविजन, ठीक है जी। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो यहां पे जो है बैंक ने कुछ परसेंटेज रखी, तो सपोज करो कि टोटल जो था उसका जो एनपीए था, जीएनपीए था, लेट्स से कि वो था 100 रुपये, अब उसने लेट्स से कि 20 रुपये इधर रखे थे, तो 20 रुपये तो इधर आ गए, तो उसका रिस्क कम हो गया ना ऑटोमेटिकली, है ना। तो अगर हम यहाँ पे इस तरह से देखें तो वैल्यू की टर्म में जो ग्रॉस एनपीए है उसमें से आप प्रोविजन हटा दोगे, आप बोलोगे कि भाई नेट अपना एनपीए इतना है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोविजन क्या है, ये प्रॉफिट ही तो कमाया था मैंने लोन दे के, तो उसी का वो एक शॉक अब्जॉर्बर है, तो बेसिकली आपको ये बेनिफिट देता है। वो भी आप देखोगे एनएनपीए फिर क्या होगा, ये 0.5% है, ठीक है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे, फॉर्मूला अगर आप उस तरह से लगाना, ये तो मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया कि नेट, क्योंकि यूपीएससी के अंदर देखो, यूपीएससी टेक्निकल नहीं आपसे पूछता, यूपीएससी का सिंपल कहना है, वो कहता है कि कंसेप्ट को क्या तुम समझ गए हो, आप कहते हो कि सर समझ गए, तो कहता है फिर तुम्हारा आंसर निकल आएगा। वो सिंपल भाषा में कंसेप्ट ही पूछता है, आपको कंसेप्ट ही देसी तरीके से समझ जाओ, फिर उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। ये तो इकोनॉमी इज मैथमेटिक्स, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि हम जो करते हैं वही इकोनॉमी, और कुछ नहीं है, जो हम घर में कर रहे हैं वही बैंक कर रही है बैठी उधर, है ना। तो फिर अलग क्या है? अलग कुछ भी नहीं है। ओके, सो अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे ये जो एनएनपीए का, तो उसमें क्या है, जीएनपीए, इसमें से प्रोविजन हटा देंगे, है ना, मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया। और जो टोटल लोन है इसमें भी प्रोविजन हटा दो, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला है। तो आप समझ गए ना तरीका, कि जो टोटल मेरा बैड लोन है उसमें से अगर मैंने लोन में से प्रॉफिट कमा के थोड़ा रखा है, तो टोटल बैड लोन है, तो उसमें से मैं अपना प्रोविजन हटा दूंगा, तो मेरे पास नेट एनपीए आ जाएगा, ठीक है। अब सीआरआर क्या है? ये वही कैपिटल है जो बैंक रखती है कि अगर बड़ा क्राइसिस आ गया। तो अगर मैं देखूं कि जो प्रोविजन है वो भी तो वैसे ही रखा जाता है, तो प्रोविजन जो है सबसे पहले फर्स्ट लेयर कौन सी आएगी? फर्स्ट लेयर प्रोविजन आएगी बैंक के शॉक अब्जॉर्बर के लिए, एनपीए बढ़ गया, ठीक है, उसके लिए। उसके बाद अगर क्राइसिस होते हैं फिर सीआरआर। तो जितना ये आपकी कैपिटल स्ट्रेंथ है, जितनी ज़्यादा आपके पास होगी उतना ही आप जो है क्राइसिस वगैरह के लिए डील कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे जनरली ये होती है 8 से 9%, तो हमारी तो बहुत ज़्यादा, तो ये ठीक है, 9-10 है ना, इसके आसपास ये रहती है। तो अगर आप देखोगे तो सीआरआर जो है, सीआरआर जो है वो भी ज़्यादा है। सीआरआर ये बेसिकली अब बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो मैं लेकिन चलो थोड़ा सा बता दे। देखो सीआरआर क्या होता है कि जो आपकी कैपिटल है, कैपिटल में भी होता है Tier 1 Tier 2 वगैरह, ठीक है, दैट इज डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट इनटू 100। रिस्क वेटेड एसेट क्या है समझो, मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। रिस्क वेटेड एसेट का मतलब होता है कि आप जो लोन दे रहे हो उसमें रिस्क कितना है, ठीक है। जैसे आपने गवर्नमेंट को लोन दिया, अब गवर्नमेंट तो वापस कर ही देगी, तो यहाँ पे रिस्क कितना है? 0%। आपने पर्सनल लोन दिया, पर्सनल लोन के अंदर क्या है? 100%। वो पर्सन गुल हो सकता है पैसा लेके आपका, ठीक है। आपने लेट से गोल्ड लोन दिया, मान लीजिए उसमें 20% के आसपास रिस्क होगा, तो इट मीन्स के जो किस टाइप का आप लोन दे रहे हो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। लेट से कि आपने जो है यहाँ पे गोल्ड लोन दिया, गोल्ड लोन के ऊपर मान लेते हैं कि 20 जो है % यहाँ पे रिस्क है। तो आपने गोल्ड लोन दिया लेट से 500 रुपये का, 500 डिवाइडेड बाय अपना ये 100, ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 100 इस तरह से आएगा। हाँ ठीक लगा दिया आपने, ठीक है। तो ये कितना होगा? 100 रुपीज़, ठीक है। जो पर्सनल लोन है, पर्सनल के ऊपर आपने दिया 500, तो इसमें 100% रिस्क है, तो 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ये तो 500 ही आ गया। तो टोटल आपका ये दोनों का आप टोटल करोगे, ये 600 आ गया। तो अगर आपको मैं सिंपल सी बात समझाना चाहता हूँ, अगर कैपिटल डिवाइडेड बाय ये अब कितना है 600,
इंटू 100। मेरा ये यहाँ पे फॉर्मूला समझाने का लॉजिक नहीं है, मेरा एक कंसेप्ट समझाने का लॉजिक है। आप ध्यान दो कि आपका CRAR जो है, ठीक है, ये लेट्स से कि 15% है अभी, ओके। अब ये वाला जो है डिनोमिनेटर अगर बढ़ता जाएगा तो आपका CRAR क्या होगा, कम होता जाएगा। डिनोमिनेटर कब बढ़ेगा, जब आप रिस्की ट्रेड दोगे। यहाँ पे देखो पर्सनल लोन 100%, इसका तो पूरा 500 ही काउंट होगा। इसमें देखो गोल्ड वाले में क्या है 500 ही था, दोनों में सेम लोन दिया, लेकिन इसका रिस्क 20% है, तो इसका सिर्फ काउंट कितना हुआ 100। तो अगर आपने बहुत से पर्सनल लोन और रिस्की लोन दिए हैं तो उसकी टोटल अमाउंट काउंट होगी, ये बढ़ता जाएगा और आपका CRAR कम, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली फॉर्मूला चाहे आपको आए ना आए, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, कि भाई अगर रिस्की लोन बढ़ाएंगे तो ये कैपिटल जो है इस तरह से कम होगा, ठीक है, ओके। परफॉर्मेंस ऑफ RRB, रूरल बैंक ने क्या किया है, पहले बहुत ज़्यादा थी तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार ये तो इनका नंबर बहुत ज़्यादा है, तो अगर नंबर ज़्यादा है तो क्या होगा, तो फिर एक तो खर्चा बढ़ जाता है ना, कि कितनों को आप देखोगे, दूसरा कि इतनों को मैनेज करना मुश्किल है। तो अगर आप देखोगे 196 से अब 28, तो इट इज़ जस्ट लाइक 1 स्टेट 1 RRB, तो भाई इतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है। तो इसको मैनेज करना आसान है, खर्चे कम कर दिए है ना, एक्सपेंसिव कम हो गया। दूसरा, जो बड़ी बड़ी बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन यूज़ करती हैं तो उसी का जो है तो वही सेम टैक्स सिस्टम जो है इनके ऊपर भी लगाया गया। तो ये गवर्नमेंट ने इनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए काम किया है। अगर आप यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी इनकी देख लो, फिर 2024 के में देखोगे तो नेट प्रॉफिट 7600 करोड़ के आसपास है। 2025 में ये थोड़ा सा कम हुआ है। ये थोड़ा सा कम क्यों हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि ये इनका बिजनेस अच्छा नहीं गया, ये बेसिकली इसलिए है कि इन्होंने जब जो है देखो ये बात करते हैं हम, जैसे रेगुलर बैंक है, रेगुलर बैंक के अंदर जो है ना एम्प्लॉय है, रेगुलर के स्पेलिंग में नहीं आते, ठीक है, जैसे SBI वगैरह, वो तो पेंशन दे रहे हैं, वो पेंशन दे रहे हैं अपने, ठीक है। अब इन्होंने जो RRB ने का इनको भी पेंशन देनी चाहिए, तो 2018 से इन्होंने स्टार्ट किया पेंशन देना। अब जो पहले रिटायर हो गए उनकी पेंशन कहाँ है, तो फिर इनको क्या करना पड़ा, यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव पेंशन लेके आनी पड़ी कि 1993 से लेके 18 तक जो भी रिटायर हो उनको भी पेंशन देनी। तो इतना बड़ा लोड, कंप्यूटर इंक्रीमेंट वगैरह ये सब कुछ डाल डुल के इनको पैसा देने की जरूरत पड़ी। अभी RBI ने अब देखा कि इतना ज़्यादा जो है बर्डन बढ़ गया है ना, तो RBI ने इनको 5 साल का टाइम दिया, चलो ठीक है तुम एक बार मत दो, 2025 से लेके 30 तक दे दो। तो वो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा इनके ऊपर लोड है बेचारों के ऊपर, अदरवाइज ठीक है। अगर हम इनकी एसेट क्वालिटी की बात करें तो GNPA रिडक्शन इनमें भी हुई है, तो अभी तो कंसेप्ट समझाने की जरूरत नहीं, NPA CRAR हमें समझ लिया है ना। तो ये जो है इनमें भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस हुई है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है तो स्लीपी क्लासेस के जो कोर्सेज है उनके ऊपर जो है 21% ऑफ है, तो आप इसको ले सकते हो 21%। यहाँ पे कूपन कोड यूज़ करना है क्रैक IAS। अब ऐसा मत करना कि आप बोलो सर मैंने तो IPS बनना है तो मैं क्रैक IPS यहाँ पे IAS नहीं बनूंगा, भर दो कोड बन जाना IPS, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी कोर्स है जो है आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे आप यहाँ पे ले सकते हो, चाहे रैपिड रिवीजन लेना है, चाहे प्रीलिम क्रैश कोर्स लेना है। अब एपिक बैच यहाँ पे करंट अफेयर है, आपको लगता है कि सिर्फ करंट अफेयर करने की जरूरत है, वो ले लो। इंडिविजुअल रैपिड रिवीजन करना है, ठीक है, वो भी आप ले सकते हो, कि जैसे आपको साइंस एंड टेक है वो लेना है, एनवायरमेंट लेना है, या बाकी कोई भी सब्जेक्ट लेना है, तो यू कैन बाय दैट, है ना। इंडिविजुअल भी बाय कर सकते हो जो आपको लग रहा है वीक है। इससे बाद RBI ने बोला कि भाई हम AI को बढ़ाएंगे। तो ये इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे क्या बोलता है, RBI अभी जो इकोनॉमिक सर्वे ये बोलता है कि अभी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनके अंदर AI इतना आया नहीं, तो ओनली 21% बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, मतलब जो बड़ी बड़ी बैंक है पैसा होता है भाई वो लगा देते हैं AI, है ना। तो उन्होंने लगाया, स्मॉलर बैंक के पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड टैलेंट है, IT बजट लो है। मैं SBI के अंदर लोन करवाने गया, अब जो लोन था, ठीक है, तो मेरे भाई के लिए था, बट मैं एज ए गारंटर था। तो उन्होंने इतनी EMI बनेगी भाई, इतने पेजेस के ऊपर साइन करवाए मैंने, मैं 200 साइन करके आया उधर। तो इतना पेज ऐसे रखे उन्होंने साइड में रख दिए, तो मुझे लगा यार ये क्या है। आप प्राइवेट बैंक में जाओगे, एक क्लिक करते हैं वही लोन पूरा पास आपको मिल जाएगा। लेकिन एक अच्छी बात भी है कि जैसा डेटा अभी जो है उस लीक हो रहा है, डेटा के अंदर जो है ना चोरी हो जाता है, तो ये सारा उनका सिस्टम फिर भी ठीक है। मुझे लग रहा है कि भाई फाइलें पड़ी हैं, चलो ठीक है, तो उनका डेटा कहाँ लेके जाओगे,
है ना, तो वो उस तरह से वो ठीक है, अदरवाइज लेकिन हरासमेंट बहुत है। चलो अब यहाँ पे देखो, आरबीआई ने बोला कि हम फ्री एआई फ्रेमवर्क बना दें, ठीक है। आपको जो है ये इंडिया एआई मिशन उसको भी सपोर्ट करता है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को भी सपोर्ट करता है। तो साथ प्रिंसिपल एंड ट्रस्ट होना चाहिए, पीपल फर्स्ट होना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, पीपल का इनोवेटिव होना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए एआई में, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। कुछ भी आप बोलोगे एआई ने किया, मुझे क्या पता है, ठीक है। जैसे आजकल वो चलती है ना कि वो एक कोई वीडियो लेके आता है कि भाई ये तेरी वीडियो, नहीं मुझे नहीं, ये तो एआई है। ये फ्यूचर में ऐसे ही होगा, आप देखना कोई कांड में फंस जाएगा बंदा, वो सोशल मीडिया नहीं मैं नहीं था, एआई था, ठीक है। सेफ्टी एंड रेजिलियंस, सिक्योर एंड स्टेबल, तो ये जो है इस तरह से उन्होंने बोला कि हम एआई को बढ़ाएंगे। माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो यहां पे देखो आरबीआई क्या बोलता है कि माइक्रो फाइनेंस क्या है। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस इट इज कोलेटरल फ्री, पहले तो इट इज कोलेटरल फ्री लोन टू हाउस होल्ड जिनकी एनुअल इनकम इज अप टू 3 लाख पर एनम, ठीक है। कोलेटरल फ्री होगा, और जो ऐसे हाउस होल्ड जिनकी 3 लाख है, तो मतलब बड़े बड़े लोगों को उस तरह से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उनको क्या है, ये माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटी है। अब माइक्रो फाइनेंस का अगर आप देखोगे ज़्यादातर बोरोवर कौन है? वुमेन, और 80% कहाँ पे? रूरल एरिया में। ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो सभी जगह है, बट ईस्टर्न एंड सदर्न रीजन के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है। किसने कितना दिया उसको देख लो, तो यहाँ पे मेजर शेयर क्या है? एनबीएफसी, एमएफआई, दूसरे नंबर पे आए बैंक आगे, फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक आगे, देन एनबीएफसी एंड अदर वगैरह, ये सारे आगे। तो इनका ऑर्डर हमें पता होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अगर आप देखोगे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो है उसके अंदर थोड़ा सा ग्रोथ में इशू आया, ठीक है, रिवर्सल थोड़ा सा हुआ। अब यहाँ पे देखो डिक्लाइन हुआ है 14%। इसका रीजन क्या है उसको देख लेते हैं। देखो क्या हुआ कि अगर हम इस तरह से देखें, कोविड के टाइम पे इतना ज़्यादा लोन वोन तो हुआ नहीं। आफ्टर कोविड जो है, आफ्टर कोविड यहाँ पे डिमांड एकदम से इंक्रीज होगी, ठीक है। अब जो बोरोवर था जिसने लोन लेना था उसने भर भर के लोन लिया भाई, उसने एक से ले लिया, फिर दूसरे में चला गया, फिर तीसरे में, ऐसे करके उसने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया, ठीक है, हैवी लोन लिया। अब अपनी औकात से बाहर चला गया, उसको पता नहीं चला कि उतना वो रीपे नहीं कर पाएगा जितना उसने ले लिया लोन, है ना। उसको लगा कि कोविड आ गया, अब दुनिया खत्म ही हो जाएगी, जो है उसके बाद भी कि ये नहीं जाने वाला है ना, कि हो सकता है 1 साल बाद फिर आ जाए। तो कोविड के बाद वो उसकी डिमांड बढ़ गई, डिमांड इन द सेंस की डिमांड तो नेचुरली एकदम से कोविड के बाद जो है डिमांड तो बढ़ी, हमने इकोनॉमिक सर्वे सारे में बढ़ा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो लोन मल्टीपल लेता गया, क्योंकि देखो कोविड के टाइम पे काम भी बंद, सब कुछ, तो डिमांड वैसे भी काम नुकसान बहुत हुआ। अब जो लेंडर था वो क्या देख रहा है, लेंडर जो था उसके पास वो पैसा ही नहीं आ रहा, तो वो आगे किसको लोन देगा, ठीक है। और दूसरा वो कॉशियस भी हो गया कि भाई ध्यान से रखना है, ये तो काम खराब हो गया। उन्होंने बिना देखे, अमेरिका के अंदर हाउसिंग क्राइसिस ऐसे ही हुए थे, ठीक है, लोन दिए जा रहे हैं, अब हाउस घर लोगों ने लिया, अब बूस्ट आ गया जी, इधर भी लोन ले लो, ये भी ले लो, है ना। ऐसे चलते चलते बंदे की ऐसे पॉकेट में लोन डाल देते थे, उसको पता नहीं चलता था, घर में जाके देखता था ऐसे एक और लोन आ गया, इतना लोन दिया गया। अब क्या हुआ कि वो काम खराब हो गया, रियल एस्टेट प्राइस क्रैश। वो कहता है कि बैंक वाले फोन कर रहे हैं भाई लोन, वो कहता है घर ले जा उठा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा घर, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लेंडर जो है वो कॉशियस हो गया कि यार ये तो काम खराब, तो उसने भी थोड़ा सा हाथ पीछे खींच लिया, और इसने तो खींचा था पहले, कहता मेरे पास है ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अल्टीमेटली ग्रोथ में डिक्रीज आ गया। अब देखो जब कोलेटरल फ्री लोन है तो यहाँ पे रिस्क तो है। आरबीआई ने फिर क्या किया कि एनबीएफसी एमएफआई को क्या बोला, उसने बोला 70% पहले तुम माइक्रो फाइनेंस दे रहे थे, अब तुम 60 कर दो। तो इससे क्या है कि थोड़ा सा बाकी, अब पहले क्या था 25% कहीं और दे रहा था, अब उसको 40% कहीं और देगा, तो वो अपना थोड़ा सा रिस्क को मैनेज कर लेगा। तो ये आरबीआई ने जो है एक स्टेप लिया था, ठीक है, लेस रिस्क की लोन के ऊपर वो 40% जो है उसके पास पड़ा है, पहले कितना था 25%। ओके, हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग जो है इसके अंदर क्या हमें पैटर्न चेंज देखने को मिला? बिल्कुल मिला। इकोनॉमिक सर्वे ये बोलता है, वो कहता है कि पहले लोग जो जमा करवाते थे, अच्छा एफडी करवा ली, आज भी करवाते हैं। अगर आप देखोगे जैसे मेरे पेरेंट्स हैं वो एफडी में जा रहा, मैं उनको बताता हूँ कैसे है ना इन्वेस्ट और ये वो सारी चीज़ें होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं तू हमारा पैसा डुबा देगा, तो वो नहीं मेरे पे विश्वास करते।
ठीक है, एक आप ही हो जो करते हो, ठीक है। ओके, सो हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग की अगर बात करें तो पहले क्या था कि एफडी में डाल दो, सेविंग, रियल एस्टेट है ना, इसमें ही करते रहते थे। तो लॉजिक उनका ये था कि ये लो रिस्क है, जमीन तो उधर ही पड़ी है ना, तो गोल्ड भी मेरे पास है, तो उसमें कोई डिक्रीज हो गया कुछ नहीं हमारा। वैसे वो इन्वेस्टमेंट का कोई पर्पज नहीं होता, वो कि पैसा है कि चलो इधर डाल दो, ऐसा था। ठीक है, तो कुछ लोग अभी अवेयर हुए, शहरों में ज़रा है, गांव में तो इतना वो नहीं है। गांव में तो वैसे होता है कि इज्जत के लिए शादी में क्या मैक्सिमम गोल्ड चाहिए, है ना, लड़की को ऐसे इधर उधर पूरा गोल्ड से वो कवर कर दो, ऐसा स्टेटस बना दिया गया, जिससे क्या गरीब आदमी फंस जाता है। वो कहता है कि मैं क्या करूं। अब वो स्टेटस के चक्कर में वो गोल्ड जमा करते रहते हैं कि लड़की की शादी होगी फिर देंगे। ठीक है, दूसरा गांव के अंदर ये होता है कि भाई हाँ ठीक है, इतनी जमीन होनी चाहिए कि नाम चलता है यार, ये जिधर आके ये सारी जमीन इसकी है, इस तरह से तो स्टेटस बिल्ड है उनका। एज ए इन्वेस्टमेंट कोई इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता, शहरों में ज़्यादा फोकस इन्वेस्टमेंट के ऊपर होता है। तो पहले क्या था, एफडी, सेविंग, ये लैंड, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस अभी भी है। ऐसा नहीं कि हम सारी ज़मीन बेच के चले गए, हम इधर ही हैं, अभी भी है। लेकिन अभी एक नया ट्रेंड देखने को मिला है कि इक्विटी शेयर के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है, लोग सिटीजन बन रहे हैं। ऐड आती है ना कि आप भी हो सिटीजन, बताओ। तो अब यहाँ पे कि लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या कि अगर स्टॉक वगैरह या इक्विटी में आप डायरेक्ट, आपने डीमैट अकाउंट खोला, खुद इन्वेस्ट कर दिया, तो उसको डायरेक्ट बोलते हैं। अगर आपने सिप लगाती तो वहाँ पे मैनेजर है वो अपने आप देख रहा है, तो दैट इज इनडायरेक्ट। ठीक है, अब लॉजिक क्या है, पहले लॉजिक क्या था, भाई लो रिस्क है, लो रिटर्न है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जिएंगे। अब वो कहते हैं कि नहीं, हाई रिस्क गेम खेलेंगे और हाई रिटर्न लेंगे। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड नया देखने को मिला है। अब यहां पे जस्टिफाई करते हैं इकोनॉमिक सर्वे। इक्विटी ओनरशिप देखो, 14 में 11% थी, अब 18। ठीक है, ज्यादा लोग जो है स्टॉक मार्केट में घुस रहे हैं। म्यूचुअल फंड, सिटीजन कितने, सिटीजन पहले 4000 करोड़ था पर मंथली, अब 28000 करोड़। ये भी ऐसा बोला जा रहा है बबल है ना, कि भाई लोग क्योंकि अपनी मार्केट को नीचे आने नहीं दे रहे, समझ रहे हो। तो ये वो बच्चा बन गया है सिप जो है, जो 10 साल बाद किसी घर में पैदा हुआ है, उसको लोग ऐसे उठा के रखते, वो नीचे नहीं लगने देते उसको, क्योंकि खुशी इतनी। यहाँ पे भी हमारी मार्केट को हम ऊपर ही धकेल रहे हैं कि भाई ऊपर ही चल, इधर से फिर पैसा डाल देते हैं, चल ऊपर फिर पैसा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली कह रहे बबल ही है उतनी वहाँ पे, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे मान लो स्टॉक भागी जा रहा है, कंपनी की परफॉर्मेंस उतनी है नहीं, ये दिक्कत आती है। ओके, पीपल इन्वेस्टिंग रेगुलरली, इससे ये पता लगता है कि सिटीजन बहुत हो गया। ओके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मैंने आपको बता दिया। डायरेक्ट मतलब स्टॉक आप ही खरीद रहे हो, इसके अंदर भी इंक्रीज हुआ है छोटा सा, सिटीजन में बहुत इंक्रीज हुआ है, इनडायरेक्ट में, म्यूचुअल फंड में। ठीक है, ये ग्रोथ काफ़ी। अब अगर आप यहाँ पे देखो, डायरेक्ट शेयर है ये है, और इनडायरेक्ट ये, तो ओवरऑल शेयर अगर देखोगे अभी भी आपको डायरेक्ट में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बट ग्रोथ जो है वो इनडायरेक्ट में ज़्यादा है। अब जो बैंक में डिपॉजिट है उसका क्या हाल है, क्योंकि सभी तो सिटीजन बनते जा रहे हैं, इन्वेस्ट करते जा रहे हैं स्टॉक में। तो बैंक के अंदर डिपॉजिट जो है 58% पहले था, अब 35% है, मतलब ये डिक्लाइन हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे मैं एक और डेटा दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो फाइनेंशियल एसेट अकोमुलेटेड टिल टाइम, कि यहाँ पे इसमें कि फाइनेंशियल एसेट जो अभी तक जो अकोमुलेटेड है उसमें कितना है। यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा, ये जो है डिपॉजिट, ये पहले 46% था, अब कितना हो गया 39, तो इसमें डिक्रीज हुआ। अगर आप यहां पे देखोगे इक्विटी एंड इन्वेस्टमेंट, ये ब्लू वाला पहले 15% था, अब ये बढ़ के कितना हो गया 23%। ठीक है, तो यहां पे ये तो समझ आ गया। दूसरा जो न्यू सेविंग है, एनुअल सेविंग जो है, उसके अंदर जो है क्या शेयर है, तो उसमें आप देखोगे तो डिपॉजिट का शेयर जो है 57 से गिर के 35 के आसपास चला गया, और शेयर एंड म्यूचुअल में 1.8 से लेके 15.2 तक चला गया। ठीक है, तो मतलब इसमें ग्रोथ आई। ठीक है, तो ये है यहाँ पे जो डेटा है हमारा। ओके, इवॉल्विंग पैटर्न, पेंडेमिक के बाद लोगों को लगा कि यार ये तो काम खराब है। पेंडेमिक में बेसिकली क्या हुआ, बहुत से लोगों ने पैसा कमाया, जो ट्रेडर थे उन्होंने भी कमाया, मार्केट ऐसे फॉल हो रही है, तो उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, फॉल हो रही। और जो इन्वेस्टर थे उन्होंने कहा कि यार अब नहीं तो कब नहीं, कभी नहीं, है ना। तो उन्होंने बोला बहुत टाइम बाद क्राइसिस आया तो अब पैसा डालते, उन्होंने डाला, वो कितने गुना हो गया। उसकी वजह से वो देख देख के बाद में पेंडेमिक के बाद भी, और पेंडेमिक के टाइम पे लोग घर में बैठे हुए हैं, इंटरनेट ही चल रहा है,
तो वो उन्होंने ये रुचि बहुत से लोगों की बढ़ी कि यार हमें कुछ करना चाहिए ऐसा कि घर में बैठे भी हम पैसा कमा पाए, है ना। पहले तो हम बाहर जाते, तो इसलिए जो है इसके ऊपर काफ़ी इंटरेस्ट लोगों का बढ़ा। ओके, इंश्योरेंस सेक्टर, अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में देखोगे तो जो लाइफ का जो टोटल प्रीमियम है पे हुआ वो ज़्यादा होता है लाइफ इंश्योरेंस नॉन लाइफ से ज़्यादा, क्योंकि देखो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो बहुत से लोग लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, प्रीमियम इनकम जो है वो उसमें इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ हुई है। लाइफ इंश्योरेंस में जो आप देखोगे डोमिनेट है, ठीक है, ये तो हमें यहाँ पे भी पता चल रहा है। लाइफ इंश्योरेंस जो है ना वो क्यों डोमिनेट करता है, क्योंकि उसके ऊपर लोग जो है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म सेविंग टाइप होता है ना। अलग अलग इनके प्लान आते हैं, फैमिली प्रोटेक्शन भी है, आजकल वो ऐड भी आती है ना बहुत सी कि तुमने कुछ किया नहीं, वो हस्बैंड की फ़ोटो दीवार पे लगी होती है कि तुमने कुछ किया ही नहीं, बच्चा अभी इसके लिए फीस कहाँ से लाऊं, ये वो सारा। तो उस टाइम पे टर्म इंश्योरेंस ले लेते, ये ऐसी कैसी कितनी चीज़ें आती, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इंश्योरेंस है वो ज़रूरी है। बहुत से टाइप की इंश्योरेंस है, हम उनके टाइप नहीं, हम कौन सा पॉलिसी बेच रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है कि लाइफ इंश्योरेंस इज डोमिनेंट। लाइफ इंश्योरेंस की जनरली जो होती है वैल्यू, जहाँ मतलब टाइम पीरियड भी ज़्यादा होता है। तो अगर आप देखोगे, जैसे मान लीजिए बहुत सा इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा है, कहाँ से आता है कि हम प्रीमियम पे कर रहे हैं या बाकी कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह, उसके पास वो सारा पैसा है। दिस इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये उसमें भी 91% शेयर किसका है, लाइफ इंश्योरेंस का। जो टोटल प्रीमियम की पे की बात करता है उसमें भी 75% इसका है। रीज़न क्या है, लॉन्ग टर्म सेविंग भी हो जाती है, ठीक है, फैमिली प्रोटेक्शन भी है, तो दोनों साथ साथ में मिल रहे हैं, तो काम ठीक है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में 41% शेयर हुआ है, ये मोटर इंश्योरेंस से बिकर है, ठीक है जी। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि हेल्थ का अवेयरनेस कोविड के बाद आई कि नई इंश्योरेंस की ज़रूरत है, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, एक तो देखो अभी भी हम इतना ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस नहीं बेच पाए, एजेंट इंटरमीडिएरी वो उनका चार्जेस, कमीशन, मार्केटिंग, है ना, प्रोटेक्शन गैप के, ठीक है, बहुत से लोग अभी भी इंश्योर्ड ही नहीं, तो पैसा ओवरऑल कम आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इंश्योरेंस, ये पैराडॉक्स ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंश्योरेंस डेंसिटी इंक्रीज हो रही है बट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन डिक्रीज हो रही है। इंश्योरेंस डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होता है, देखो इंश्योरेंस डेंसिटी इंक्रीज होना मतलब क्या है कि टोटल प्रीमियम जो है, प्रीमियम हमें मिल रहा है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है एंड पॉपुलेशन के हिसाब से जो है इंश्योरेंस डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, अगर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन आईपी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो अगर आप यहाँ पे दोनों को इस तरह से लिख लोगे तो आईपी डिक्रीज हो रहा है। आईपी इज टोटल प्रीमियम डिवाइडेड बाय जीडीपी इनटू 100, ठीक है। इसका मतलब सिंपल ये है कि इंश्योरेंस डेंसिटी डी है ना, यहाँ पे आप एग्जाम में याद रखना, दिस इज डेप्थ, ये क्या है, बाकी जो बचा ब्रेड्थ। जब इंश्योरेंस डेंसिटी इंक्रीज होती है, इसका मतलब ये सिंपल है कि मान लीजिए पहले कोई बंदा 5 लाख की पॉलिसी ले रहा था, अब वो 10 लाख की पॉलिसी ले रहा है, तो उसी पर्सन से हम ज़्यादा पैसा निकाल रहे हैं, डेप्थ बढ़ रही है। उसको पहले 5 लाख की पॉलिसी बेची तो उसने कहा यार पूछा कि कैसा लगा सर, वो बढ़िया यार मज़ा तो आया, ठीक है, तो ठीक है सर इसको और बढ़ा लो। उसको बेसिकली इंपॉर्टेंस भी पता लग जाती है कि इसकी इंपॉर्टेंस है भाई, तो वो उससे 10 लाख की पॉलिसी बेची थी, तो उसी पर्सन से हमने पैसा और निकाल लिया, है ना। तो जैसे हम नॉर्मली जैसे हम बात करते कि एक बार अगर दांत को कीड़ा लग गया तो वो पूरा दांत खा के जाता है लेकिन ये कीड़ा नहीं है, बेनिफिशियल चीज़ है, ठीक है, ये तो अच्छी चीज़ है। इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपका जो पूरी सेविंग जो है ख़त्म। कितनी रिपोर्ट्स आती है कि कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ 1 हॉस्पिटल अवे फ्रॉम द पॉवर्टी, कि जब वो ज़्यादातर पॉपुलेशन ऐसी है कि एक बार वो हॉस्पिटल में गए तो काम खत्म है, उसके बाद वो सीधा पॉवर्टी में आ जाते हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे, है ना। ओके, एक तो ये हो गया कि हम सेम बंदे से पैसा ले रहे हैं, मतलब सेम ही लोगों से, एक दो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा डाउन, ऐसा नहीं कि भाई एग्जैक्ट सेम एक भी नाम नहीं जुड़ा, तो ओवरऑल होता है कि भाई ओवरऑल हम उतने ही लोगों से पैसा इंक्रीज हुआ है। तो इंश्योरेंस डेंसिटी जो है आप देखोगे ये बढ़ गई, ठीक है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन स्टेगनेंट है कि हम कितने नए जो न्यू लोग हैं उनको कितना और ज़्यादा पॉलिसी बेच पाए, वो बहुत कम है।
तो जो ऑलरेडी हैं उनसे हम पैसा निकाल रहे हैं। इंश्योरेंस डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, प्रीमियम पर पॉपुलेशन होता है कि मतलब पर कैपिटा जैसे इनकम होता है ना, वैसे ही पर कैपिटा प्रीमियम कितना हम निकाल रहे हैं, इस तरह से कुछ। जो जीडीपी के हिसाब से जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन होता है, जीडीपी आपकी ग्रो कर रही है तेज, ये नहीं इतना ग्रो कर पा। अगर हम नंबर और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल टोटल प्रीमियम इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये है राइट, इन दोनों में आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो वैसी है, इट मीन्स के हम जो है डीपनिंग रेवेन्यू में तो सक्सेसफुल हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर में, पर उस पूल को वाइड नहीं कर पा रहे। ठीक है, एफर्ट क्या किया, गवर्नमेंट ने जीएसटी के ऊपर एग्जेम्पशन दी, ठीक है, रिसेंटली। इसके अलावा एफडीआई लिमिट उसको इंक्रीज किया गया। नीड क्या है, ओवरऑल जो कॉस्ट को लोअर करना है, ठीक है, और मिसिंग मिडल को टैप करना है। मिसिंग मिडल क्या है, देखो इसमें सिंपल सी बात है, एक तो होते हैं बहुत सी रिच पर्सन, पैसा बहुत है, ठीक है, ये क्या करते, रिच इन द सेंस कि भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ अंबानी अंडानी की बात कर रहा हूँ, बाकी भी बहुत सी जनता, ठीक है। अब इनके पास क्या, ये कहते हैं कि हम तो अपनी पॉलिसी ले लेंगे, महंगी भी आए, इनके पास पैसा ही बहुत, क्या करें। दूसरा, अब ये कॉर्पोरेट में काम कर रहे कंपनी वगैरह, वो कहते हैं कि हम पॉलिसी तुम्हारी करवा देंगे, टेंशन मत लो, तो इनके पास पॉलिसी है। दूसरा होता है कि जो पुअर, वो कहते हैं हमारे पास तो कुछ नहीं, तो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने उनको इंश्योरेंस दिया है ना, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है 5 लाख, अब ये इनको भी मिल गया। जो बीच में बच गए, ठीक है, मिडल, इनके पास कुछ नहीं, ना इतना पैसा है कि ये ले पाए, ठीक है, ना ये इनके पास इतना कम है कि गवर्नमेंट इनको दे पाए, ना उस लिस्ट में आता है ना उसमें आता है, कि इतने भी गरीब नहीं है कि गवर्नमेंट दे पाए, इतने भी अमीर नहीं है कि अपना ले पाए। तो ये कॉस्ट कंपेयर करते रहते हैं, यार इसमें इतनी कॉस्ट चली जाएगी, इसमें इतना चला जाएगा। तो यहाँ पे ये ना 3 में है ना ये 13 में है, ये है मिडल, ठीक है, ओके, दिस इज मिसिंग मिडल। देन ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स में देखोगे, जियो स्ट्रेटेजिक ग्लोबलाइजेशन, ये एक टर्म है जो टर्म के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। यहाँ पे कंट्रीज आर स्टिल कनेक्टेड है, अच्छी है, बट ट्रेड जो है अब वो सिलेक्टिवली कर रही है। तो बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे ये बोलता है कि भाई पहले वाला माहौल नहीं रहा, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े से डायनामिक चेंज होने, जो कंट्रीज है वो फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड्स जो है उनको प्रेफर कर रही हैं, या फिर अपना जो बिल्कुल ही नियरेस्ट नेबर है उससे भी ले रही है सामान, क्योंकि सप्लाई चेन में कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, जैसे अभी हमने वेस्ट एशिया में देखा। या कुछ कंट्रीज फ्रेंड्स को प्रेफर कर रही है, जैसे यूरोप वो इधर यूएसए में चला गया, रशिया से नहीं लेना कुछ, है ना, तो इस तरह से काम कर रही है। सो दे आर चूजिंग पार्टनर वेरी केयरफुली, राइट, बिकॉज सिक्योरिटी मैटर्स। तो पहले तो क्या था कि प्रॉफिट मैटर, के कहीं से हमें सस्ता मिल रहा है, चाहे वो किसी से भी हो हम ले लें, अब ऐसा नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि पार्टनर जो है उसको बहुत केयरफुली चूज कर रहे हैं, बिकॉज सिक्योरिटी मैटर। जितने माहौल, पहले कोविड है, उसके बाद आप देखोगे कि ये लड़ाई चल पड़ी, तो अब पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि कल को कहीं लड़ाई वगैरह लग जाती है तो वो आपको तब भी जो है आपका दोस्त हो, तो वो आपको तब भी ऑयल वगैरह या कुछ भी जो भी मतलब आपके साथ ट्रेड जारी रखे, तो ये बेटर है। अब मान लीजिए आपने तो नॉर्मली देखा कि ये मुझे सस्ता दे रहा है, जैसे इंडिया के साथ ईरान से, ईरान जो दे रहा था, यूएस ने बोला, उसके बाद जो है पहले ईरान छोड़ा, फिर हमने रशिया छोड़ दिया, ठीक है, रशिया छोड़ दिया बिकॉज यूएस। तो अब क्या हुआ कि उधर लड़ाई लग गई, तो अब उसके चक्कर में क्या है, हम रशिया को ढूंढ रहे हैं, तो उसके बाद जो है वहाँ पर परमिशन मिली, फिर रशिया से मिला। तो ये पार्टनर ऐसा होना चाहिए, जैसे ईरान ने जो है वो चाइना को दे रहा है ऑयल, है ना, तो उस तरह से आपको कुछ उसको प्रेफरेंस दी जा रही है कि ये मेरा दोस्त है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना, फ्रेंड शोरिंग, ट्रेड विद पॉलिटिकली फ्रेंडली कंट्रीज। जो आपके पॉलिटिकली फ्रेंडली कंट्रीज हैं, वो जो मैंने आपको बोला कि फ्रेंड जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। अब ये जो फ्रेंड शोरिंग है, ये टर्म मान लीजिए हमें एग्जाम में आ गई। फ्रेंड शोरिंग के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ माई फ्रेंड कहने से फ्रेंड नहीं बन जाते, यहाँ पे आपके पास एक इंडेक्स है, उसके बेस के ऊपर तय होता है कि है भी आपका फ्रेंड या नहीं, जस्ट फ्रेंड तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, कोई फ्रेंड शोरिंग इंडेक्स है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी सिमिलरिटी चेक की जाती है, फ्रेंडशिप मीटर, कि जैसे आप जो है आपके अलायंस, मिलिट्री अलायंस, पॉलिटिकल ट्रीटीज वगैरह कितनी,
और आप यूएन में गए और वहाँ पे आपने वोटिंग करनी है, तो मान लीजिए कोई एक ह्यूमन राइट वायलेशन है, तो आपने कितनी से दो कंट्री, लेट से कंट्री ए एंड बी, ये देखा जाएगा कि इन्होंने यूएन में एक ही जैसी वोट किया, दोनों ने यस किया, दोनों नो किया, उस तरह से, तो क्या उनकी वोटिंग पैटर्न भी सेम है, ठीक है, मिलके किया। उसके बाद उनका ट्रेड भी क्या इंक्रीज हुआ है, देन हम कह सकते हैं कि भाई ट्रेड शोरिंग है, ठीक है, अदरवाइज नहीं, राइट। तो ये एक मीटर है जिसके बेस के ऊपर हम फ्रेंड शोरिंग जो है वो डिसाइड करेंगे कि जो आप पॉलिटिकली फ्रेंडली कंट्री से, तो फ्रेंडलीनेस कहाँ पे चेक हो रही है, एक तो आपके अलायंसेस, टाइज, ट्रेड, इसमें, दूसरा आपकी जो वोटिंग पैटर्न में, ठीक है। दूसरी बात नियर शोरिंग, अब कह रहा है कि भाई जो क्लोज कंट्रीज हैं उनसे भी आप सामान ले रहे हो, स्लाइट इंप्रूवमेंट इसमें भी आई है, ठीक है। जैसे अब ऐसा नहीं कि थ्रू द वर्ल्ड सारे ऐसा कर रहे हैं, कुछ कुछ कंट्री आपको ऑपोजिट भी मिलेंगी, ठीक है। सो ट्रेड इज नो लॉन्गर जस्ट इकोनॉमिक सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, सब कुछ इसमें घुस गया। अब इसको भी आप कैसे मेजर करोगे, इसके लिए भी आपके पास नियर शोरिंग इंडेक्स है, इस इंडेक्स से आप मेजर करोगे, ये ट्रेड वेटेड एवरेज डिस्टेंस तय करता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने दो कंट्री से ट्रेड किया, एक कंट्री से जो है आपसे 500 किलोमीटर दूर है घर से, ठीक है, दूसरी कंट्री है बहुत दूर, आपकी कंट्री से लेट से 10,000 लगा लो, 10,000 किलोमीटर, ठीक है। तो आपका एवरेज जो ट्रेड है वो कितनी दूर हुआ, तो आप बोलोगे सर 10,000 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी, ये 10,500 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 हो गया 5,250, है ना, 250 इसके हो गए और 5,000 इसके, इतने किलोमीटर बना, ये एवरेज हमने निकाल दी। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं, बिकॉज यहां पे हम ट्रेड वेटेड एवरेज देखते हैं। ट्रेड वेटेड एवरेज का मतलब क्या है कि मान लीजिए जो 500 किलोमीटर दूर थी, ठीक है, आपसे, आपका जो आप वहां से 90% बाय कर रहे हो, लेट्स से कि यहाँ पे इससे आप 90% बाय कर रहे हो और इससे आप 10% बाय कर रहे हो, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रेड वेटेड लेना पड़ेगा, मतलब 500 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 450 किलोमीटर, और इससे 10% ले रहे हो, 10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ गया कैलकुलेशन 1,000, ठीक है। तो टोटल आपने यहां पे आपकी एवरेज कितनी आ गई, 450 ये था प्लस 1,000 ये, तो आपका यहां पे टोटल आ गया 1,450। तो यहाँ पे आप इतने हिसाब से आप जो है ये बेसिकली ये क्या है, ये वाला मेथड क्या है, ट्रेड वेटेज एवरेज देखते हो आपके कितना ट्रेड, आप जो पास वाला उससे ज़्यादा कर रहे हो तो आपका डिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली जो है पास में आ जाएगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस गोज डाउन, जैसे डिस्टेंस देखो कम हो रहा है कि पहले मान लीजिए आपका जो ट्रेड वेटेज था वो एवरेज था 2,000 किलोमीटर, अब 1,000 आ गया, तो इट मीन्स कि वो पास में आ रहा है, तो आपका इंडेक्स ऊपर जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि आप अपने जो पास वाला है उसे जो है अपना ट्रेड सोर्स कर रहे हो, ठीक है जी, ओके। इंडिया का एक्सपोर्ट देख लो, अगर आप यहां पे देखोगे टोटल एक्सपोर्ट, टोटल इंपोर्ट, मर्चेंडाइज, गुड्स एंड सर्विसेज, इसकी बात हो रही। अब यहां पे आप देखोगे इंपोर्ट अपना क्या है, ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो डेफिनेटली यहां पे क्या आएगा, डेफिसिट। उससे पहले मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट देखोगे बड़ा है, सर्विसेज एक्सपोर्ट और ज़्यादा बड़ा है, ये मोर देन डबल है, ठीक है। तो आप देखो ये बात तो होगी, चलो दोनों में बढ़ोतरी हुई है लेकिन सर्विसेज में ज़्यादा हुआ है। आपको ये याद रखना है कि हम मर्चेंडाइज इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं एक्सपोर्ट से, तो यहाँ पे तो हमारा डेफिसिट ही है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, तो ये सर्विसेज ही हमें लेके जो है चल रही हैं। जैसे हमारा डेफिसिट है, टोटल इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो डेफिसिट तो है। क्वेश्चन क्या है, मर्चेंडाइज के अंदर यानी कि गुड्स के अंदर अभी भी डेफिसिट है, तो इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, लेकिन सर्विसेज जो है उसमें एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो वो हमें एज ए क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। एग्रीकल्चर का देखें तो हमारी वैल्यू अगर आप देखोगे, इंडिया इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर बाय वैल्यू, ठीक होगी बात। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो हमारे पास जो है अराउंड जो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो बहुत कम है, उसके मुकाबले भी जितना हमारा प्रोड्यूसर के हिसाब से हम देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन हमारा एक्सपोर्ट ही बहुत कम है। तो इस पर बहुत सारा काम करने वाले की करना चाहिए हमें, क्योंकि एग्रीकल्चर आप देखोगे इतना है तो हम लोगों को फोर्स कर एग्रीकल्चर से बाहर आओ।
एग्रीकल्चर को ही क्यों हम ऐसा नहीं बनाते कि भाई हाँ हम उसे प्रोडक्ट बना के जो है एक्सपोर्ट करें, उस लेवल तक पहुँचे, ये हमारे में दिक्कत है। करंट अकाउंट की बात कर लो, करंट अकाउंट में देखो क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको पहले लिख दो उसको लिख दो, लेकिन फॉर्मूला ऐसा ही है। नेट इनकम जो अब्रॉड से आ रही है, नेट ट्रांसफर रेमिटेंस है ना, रेमिटेंस जो है वो है। अब मर्चेंडाइज का मैंने आपको बता दिया डेफिसिट है, तो ये तो अपना नेगेटिव है, ठीक है। इसमें गुड्स का, सर्विसेज का पॉजिटिव है, तो ये वाला जो है पॉजिटिव आ गया एंड ये नेगेटिव आ गया। नेट ट्रांसफर ये तो हमारे पॉजिटिव है, रेमिटेंस तो अपना है ही बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, तो नेट ट्रांसफर जो है ये पॉजिटिव है। नेट इनकम जो है फ्रॉम अब्रॉड ये नेगेटिव, क्योंकि फॉरेन कंपनी बहुत सी है, इधर से प्रॉफिट उड़ा के लेके जा रही है, तो हमारे पास इतना नहीं है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे सर्विसेज एंड जो रेमिटेंस है ये हमारा करंट अकाउंट जो है उसको बैलेंस कर रही हैं, और जो डेफिसिट बहुत कम है, क्यों, इनकी वजह से, दोनों की वजह से। अगर आप देखोगे इट इज अराउंड 0.8% ऑफ जीडीपी, ठीक है, तो ये है ओके। रेमिटेंस, बहुत से लोग हमारे बाहर गए हैं, पैसा भेजते हैं, तो अगर आप इसका देखोगे तो ये भी मोर देन 2x से अगर 2011 से हम देखें, ठीक है, तो बढ़ता जा रहा है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टेटस, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेसिपिएंट है, हमारा जो रेमिटेंस आता है हमारी जीडीपी का अराउंड 3 से 4% है, और एफडीआई जितना आता है उससे ज़्यादा रेमिटेंस आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख भी पाओगे, यहाँ पे डेटा भी है, ठीक है। अब यहाँ पे चले जाओ कंट्रीब्यूशन, इसमें एक डेटा है, पहले हम गल्फ नेशन जो है हमारा उससे बहुत ज़्यादा रेमिटेंस आता था, ठीक है, लेबर बेस काम करते थे ज़्यादातर हमारे लोग, तो वो पैसा भेजते। अब क्या है, हमारा जो नंबर 1 है वो क्या है, यूएस 27%, नंबर 2 यूएई, नंबर 3 यूके, नंबर 4 सऊदी अरेबिया, नंबर 5 सिंगापुर। तो आप देखो इट मीन्स के हम अब एडवांस्ड इकोनॉमी से भी पैसा काफ़ी भेज रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम जो अब जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारा रेमिटेंस में, वो स्किल्ड प्रोफेशनल वर्कर ज़्यादा कर रहे हैं, तो मतलब हम शिफ्ट हुए, ठीक है, शिफ्ट डिक्रीज हुए है, शिफ्ट टुवार्ड्स स्किल्ड एंड प्रोफेशनल वर्कर। पहले तो क्या था कि हम नॉर्मल लेबर बेस वाला काम कर रहे थे, अब थोड़ा सा स्किल्ड वाला, क्योंकि एडवांस इकोनॉमी से पैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अब यहाँ पे देखें तो हमारे कितना है, करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन देखो अराउंड जो है 2025 और इसमें जनवरी 2026 में तो इंक्रीज हुआ 701 बिलियन है, ठीक है। अब ये कितना है, रिजर्व तो हमारा इंक्रीज हुआ है, ये इतना है कि हम 11 महीने का इंपोर्ट कर सकते हैं, अगर एक्सपोर्ट कुछ करें ना तो 11 महीने का हम अपना इंपोर्ट कर सकते हैं। और जो हमारा एक्सटर्नल डेट है, कर्जा है, उसका हम 94% कवर कर सकते हैं, इतना ये है। कंपोनेंट क्या है इसमें, क्या है देखो, सबसे ज़्यादा क्या होता है, फॉरेन करेंसी एसेट होते हैं, ठीक है, जैसे डॉलर, यूरो, येन वगैरह, ये सारे हमने रखे हुए हैं, मेन पार्ट ये है। दूसरा गोल्ड है, गोल्ड रिसेंटली इंक्रीज हुआ, तो ये वाला जो है ना FCA है, थोड़ा सा सॉफन ही हुआ, तो इतना ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं देखने को, लेकिन जो गोल्ड है उसमें इंक्रीज हुआ बिकॉज गोल्ड के प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं। बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक गोल्ड को बाई कर रही है, और वो डाइवर्सिफाई भी करना चाहती है कि भाई हम ऐसे डॉलर के ऊपर या ऐसी करेंसी के ऊपर क्यों डिपेंड रहे, गोल्ड के ऊपर भी हमारा शेयर होना चाहिए। तो डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम डॉलर, आप देखोगे तो ये FCA, ये रेड वाला, फिर यहाँ पे गोल्ड आता है, फिर SDR आता है, देन रिजर्व पोजीशन इन IMF। अगर आप यहाँ पे देखोगे SDR जो है, SDR रिमेन स्टेबल, इंडिया का रिजर्व पोजीशन जो है वो दैट इज अराउंड 4.7। ऑर्डर देखो FCA, फिर गोल्ड, फिर SDR, फिर RP। देखो इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, थोड़ा सा आइडिया दे, SDR वगैरह क्या होता है हम रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं फोकस करेंगे। वर्ल्ड वार 2 हुई, उसके बाद ये हुआ कि एक ब्रेटन वुड सिस्टम जो है आप पढ़ते हो उसमें इकोनॉमी में, है ना, आपको याद होगा, वो हुआ। उसके अंदर क्या हुआ कि भाई हमें ट्रेड करना है, तो ट्रेड के अंदर क्या होता है कि आप की करेंसी की वैल्यू क्या होगी, है ना, कितनी होगी। अभी जैसे डॉलर है, डॉलर के हिसाब से वैल्यू लगा दी, काम खत्म। तो ये क्या, डॉलर जो है उसको बनाया गया, डॉलर की वैल्यू जो थी वो गोल्ड के साथ पेग कर दी गई। जैसे अराउंड मेरे ख्याल से $35 होगी 1 आउंस गोल्ड की, मतलब अराउंड 28 ग्राम, ठीक है। तो ये पैक कर दी कि भाई ठीक है, कंट्री को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। तो अब कंट्री ने जब ट्रेड करना है, कंट्रीज ने, ये काम हो गया, तो उनको डॉलर चाहिए। अब डॉलर चाहिए तो वो यूएस को मांग रहे हैं कि भाई डॉलर दो। जैसे जैसे ट्रेड, पहले शुरू में तो अच्छा लगा यूएस को, यार ये तो बढ़िया बात है। यूएस ने बोला कि आप मेरे पास जो है ऐसे इतने डॉलर लेके आओ, आपको इतना गोल्ड दे दूंगा, मेरे पास गोल्ड बहुत है।
अब ट्रेड बढ़ता गया, अब यूएस फंस गया। यूएस को समझ नहीं आ रहा क्या करे, क्योंकि यूएस अब डॉलर की डिमांड बढ़ रही हो, कह रहे $2। यूएस क्या करे, क्या यूएस और ज़्यादा प्रिंट कर दे? अगर वो प्रिंट कर देता है डॉलर के, भाई ले लो, तो डॉलर तो मिल गए। लेकिन कल को कोई इन्वेस्टर शातिर हुआ तो वो डॉलर जो है, क्योंकि ये डॉलर बहुत ज़्यादा प्रिंट कर दिए, वो लेके यूएस के पास चला जाएगा। वो कहेगा भाई इतने डॉलर है, इसकी जगह गोल्ड दे दो। यूएस का इतना गोल्ड तो है हमारे पास, है ही नहीं। तो फिर वो फंस गया काम। तो उन्होंने देखा यार ये तो काम खराब है, फिर ऐसे गोल्ड जो है ट्रेड कैसे होगा। तो 69 या 70s के आसपास IMF एक सिस्टम लेके आया। उसने बोला कि हम एक पेपर गोल्ड बना देंगे। पेपर गोल्ड यानी कि यहाँ पे जो है SDR बनाएगा, ठीक है। SDR दिस इज नॉट करेंसी, ये कोई करेंसी नहीं है, नॉट क्लेम ऑन IMF, ठीक है। तो इन्होंने फिर ये है क्या, तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया। ये कहते हैं कि जो SDR, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है 5 करेंसीज के बेस के ऊपर रखी गई, ठीक है। उसमें डेफिनेटली यूरो होगा, ये डॉलर होगा, येन होगा, रेनमिंबी जो उनका है, ठीक है। तो ये मिला के 5 जो है करेंसी, उनके ऊपर बेसिस की वैल्यू लगाई गई। अब जो IMF का एक कोटा भी तय किया गया, ठीक है। ये कोटा क्या है, जैसे आपकी GDP कितनी है, आप ट्रेड कितना करते हो, ओपननेस कितनी है, आपके पास रिजर्व कितने, तो ये सारा मिला के जो है कोटा डिसाइड हो गया। फिर IMF ने बोला कि मैं आपको जो है, आप डॉलर कर रहे हो, ठीक है, डॉलर की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे SDR देता हूँ। ये भी आपके जो है फॉरेन एक्सचेंज में रहेंगे, तो इससे भी आप जो है ट्रेड कर सकते हो, इन द सेंस कि आप इससे जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे होता है ये बता दो। अब SDR जो है वो 2 अकाउंट में IMF में, एक है एलोकेशन, तो आपको एलोकेट हुआ है, ठीक है। लेट्स से 100 SDR दिए गए, तो 100 SDR इधर पड़े। अब आप सोचो कि आपको एलोकेट हुए हैं, तो आप IMF ने किसको दिए हैं, आपको। तो जब दिए हैं तो वी कैन से ये क्रेडिट है, तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट देना चाहिए। आप इट इज जस्ट लाइक लोन, आपने बैंक से लोन लिया तो आपके अकाउंट में अभी पड़ा है, तो आप पड़ा तो उधर ही है, तो आपको क्या होना चाहिए, आपको पैसा इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, क्योंकि आपको लोन मिला है। तो कंट्री को यहाँ पे जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ उन्होंने एक और अकाउंट बना दिया जो है होल्डिंग, ये भी उधर ही है। अब आपका पैसा जो है, जो SDR है, यहाँ पे पड़े, ये भी IMF के पास है, तो आपके जो SDR कहाँ पड़े, IMF के पास। तो इसलिए जैसे इट इज जस्ट लाइक सेविंग अकाउंट, आपके पैसे सेविंग अकाउंट में, तो फिर आप जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट किसको देना चाहिए, IMF को। किसको, कंट्री को, क्योंकि कंट्री का पैसा उसके पास पड़ा। तो जितना इधर इंटरेस्ट बनता है उतना ही इधर इंटरेस्ट बनता है, और ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, मतलब कोई पैसा नहीं लगता। आप बोलोगे सर ये क्या मजाक है, ये मजाक नहीं है, इसका भी रोल है। मैं बताऊँ, ऐसा है कि मान लीजिए आपने सपोज करो बैंक से लोन लिया, समझो, मैं आपको समझाता हूं कि ये इसका मतलब क्या है। मान लो आपने 10 लाख का लोन लिया बैंक से, तो वो लोन जो है, लेट्स से कि आपने एक्सिस बैंक से लिया है, वो लोन जो है आपका 10 लाख का बैंक के अकाउंट में पड़ा है। अब लोन आपको किसने दिया था, बैंक ने, एक्सिस बैंक ने लोन दिया आपको, तो आपको उस लोन पे क्या करना पे, इंटरेस्ट। लेकिन आप उसको कह रहे हो कि भाई तेरी ही बैंक में लोन, मेरा 10 लाख पड़ा है, तो तू, अब ये जो 10 लाख बैंक के अकाउंट में ही पड़ा है, तो इस पे इंटरेस्ट कौन देगा, एक्सिस बैंक। जैसे आपके सेविंग या FD है, मान लो FD है, FD के ऊपर बैंक ही देता है इंटरेस्ट, तो जो आपने लोन लिया उस पर आप देते हो। अगर मान लीजिए दोनों इक्वल हुए तो फिर तो 0 हो जाएगा। अभी क्या होता है कि आपने लोन लिया 10%, आपने उस सेविंग में रखा है 4-5% दे रहे हैं, तब है, समझ रहे हो। तो अगर मान लीजिए दोनों इक्वल हो गए तो फिर तो कैंसल, नल एंड वर्ड, इसमें IMF में इक्वल होते हैं। अब मान लीजिए आपको चाहिए, अब असली जो गेम है ये क्यों है मैं आपको बताता हूँ। IMF को, आपको जो है किसी कंट्री को वो कहते हैं कि मुझे SDR जो है, इससे जो है कोई करेंसी लेनी है, डॉलर लेना है, कुछ भी करना है, IMF के पास गया। IMF किसी और कंट्री को बोलेगी, लेट्स से जापान को बोलेगी कि तू SDR ले, मिल रहे हैं इधर। तो जापान के पास तो एक तो अपना जो है लिमिट है, जितना उसको एलोकेट हुए थे उससे उसके पास ज़्यादा आ गए, ठीक है। तो जब जापान के पास जो ज़्यादा आ गए, तो इट मीन्स के जापान के पास लिमिट से ज़्यादा हो गए, तो इसको इंटरेस्ट मिलेगा, और जिसके अकाउंट में से कम हुए वो इंटरेस्ट उतना ही उसको देगा।
ठीक है, तो ये तब है, अदरवाइज इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तब जाके होता है। सिमिलरली अब ये तो इंटरेस्ट वाली गेम होगी, जो आपका कोटा है उसका 25% आपका क्या है, रिजर्व पोजीशन है, आप ये बिना इंटरेस्ट से निकाल सकते हो। तो ये इस तरह से पूरा सिस्टम बनाया गया, ये कोई मजाक नहीं है कि भाई हाँ ऐसे ही है कुछ, ये पूरा सिस्टम बनाया गया, इसीलिए बनाया गया। ओके, कहाँ चले गए हम किधर है? ओके, एक्सटर्नल डेट देखते हैं हमारा कितना है। एक्सटर्नल डेट, इंडिया एक्सटर्नल डेट जो है एट एंड सितंबर 2025 अप फ्रॉम USD 736, तो मतलब बड़ा है, इंक्रीज हुआ है। डेट टू GDP, एक्सटर्नल डेट की बात कर रहा हूँ, उसको देखोगे अराउंड 20% है, ये एक्सटर्नल डेट है। वैसे अपना डेट टू GDP कितना है, अराउंड 55%। ठीक है, अब ये कितना है, जो एक्सटर्नल है वो है 20%। तो हमारा जो इंटरनल डेट है वो इट इज़ मोर, वो ज़्यादा है। अगर आप देखोगे एक्सटर्नल डेट इज अराउंड 5% ऑफ गवर्नमेंट्स टोटल डेट। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है इंटरनल डेट ज़्यादा है, एक्सटर्नल कम है। ठीक है, ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। रीन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, नवंबर 2025 का डेटा है, तो अगर आपके पास कुछ लेटेस्ट आ गया तो उसका यूज़ कर लेना। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे ने मेंशन किया है। सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे क्या है, विंड एनर्जी, फिर बायो नहीं लार्ज हाइड्रो है, देन बायो है। ठीक है, अगर हम देखें जुलाई 2025 में हमने करंट अफेयर पढ़ा था, उसके अंदर एक दिन के लिए, एक दिन में हमने जो है ये अगर आप देखोगे रीन्यूएबल एनर्जी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, 49.83, वो एक दिन के लिए हमने रीन्यूएबल को 51.5% कर दिया था, तो 50% क्रॉस करवाया था। ठीक है, तो ओवरऑल ये है। टेली कम्युनिकेशन में देखोगे टेली डेस्टिनी मतलब कितने लोगों के पास कनेक्शंस है, मोबाइल ये वो सारे, वो उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी अगर हम बात करें तो ये हमारी इंक्रीज की है 86%, तो पर 100 में लोगों के पास कितना होता है। ठीक है, मोबाइल लैंडलाइन कनेक्शन जो है एवरी 100 इंडिविजुअल पॉपुलेशन में कितने लोगों के पास है, 86 के पास है। अब क्या ये 100 कई कई एरियाज के अंदर अगर आप देखोगे इट कैन बी मोर देन 100, बिकॉज लोगों के पास दो सिम है। ठीक है, तो उसकी वजह से अब यहाँ पे आप देखोगे इंटरनेट कनेक्शन ये भी जो है इंक्रीज हुआ है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन अगेन इंक्रीज हुआ है, तो हमारा ओवरऑल यहाँ पे इंक्रीज ही हुआ है ना, तो इसमें कुछ डिक्रीज वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे परसेंटेज निकाल सकते हो इसकी, कि जैसे मान लीजिए मुझे लग रहा है जो अभी कि रूरल के अंदर परसेंटेज इंक्रीज हुई होगी, ओवरऑल तो रूरल में कम है एज कम्पेयर टू शहरों में, बट मुझे लग रहा है परसेंटेज में इंक्रीज यहाँ पे हुआ होगा। ठीक है, तो आप देख लेना एक बार कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से कि कितनी परसेंटेज के पता लगे। UPSC यहाँ पे परसेंटेज पूछ ली उसने। ठीक है, तो परसेंटेज आपको ध्यान रखनी है। ड्रिंकिंग वाटर में 81% जो है यहाँ पे रूरल हाउस होल्ड है, क्लीन वाटर टैप है। अब इस ग्राफ में आपको अच्छे से देख लेना है कि सर्टिफिकेशन किसके पास है, जब इसको जूम कर लेना थोड़ा सा, इधर मुझे इतना क्लियर यहाँ पे है नहीं। एक कीरा प्रोजेक्ट भी मेंशन किया गया, ध्यान रखना केरला का है, वर्ल्ड बैंक का क्या है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर बनाना। 3 वर्ड याद रखने, कभी कभी सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है। ग्रीनियम, ग्रीनियम इज व्हाट इज ग्रीनियम। ठीक है, ग्रीनियम की अगर हम बात करें दोस्तों, ग्रीन प्लस प्रीमियम, हमारा वही कंसेप्ट आ गया जो बॉन्ड वाला हमने शुरू में पढ़ा था। ठीक है, इसको हम उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं मैं आपको ताकि हमें समझ आ जाए। यहां पे बेसिकली न्यूज़ किस लिए है, वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपको पैसा मार्केट से उठाना है, ठीक है, तो आप उसको चीप रेट पे उठा सकते हो अगर आप ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज ग्रीनियम। ग्रीनियम क्या है, चलो देखते हैं। ओके, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए यहां पे मान लीजिए यहां पे हम बात कर रहे हैं कि जैसे एक नॉर्मल बॉन्ड है, बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ दिया, तो मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा उसमें फोकस नहीं करूँगा। नॉर्मल बॉन्ड है, उसको वो एक इंटरेस्ट पे मिल रहा है ना, हमें पता है फेस वैल्यू कितनी है, मान लीजिए 100 रुपया, इंटरेस्ट उस पर जो है वो है, जो कूपन रेट है वो है लेट्स से के 7 रुपये 7%। ठीक है, तो ये 5 साल के लिए जितने के लिए हमारा वो काम का नहीं है, हमारा वो कंसेप्ट ही नहीं है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये 7% पे मिल रहा है। अगर आप यहीं पे देख लोगे, हमारे पास एक ग्रीन बॉन्ड है, ठीक है, इसके अंदर भी फेस वैल्यू क्या है, 100 है, और यहां पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 6.5%। अब सवाल यह है कि लोग इसको प्रेफर करेंगे, सारे नहीं प्रेफर करते, कुछ इन्वेस्टर है, जैसे कुछ इन्वेस्टर है उनको पता हमने बॉन्ड लेने पैसा देना है, ठीक होगी बात। अब वो क्या करते हैं कि भाई लेना है तो हम ऐसे प्रोजेक्ट में करें कि जो ग्रीन प्रोजेक्ट है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है,
उसके ऊपर वो फोकस करें। उनका कभी होता है ना कि जैसे मान लीजिए यूरोप ने पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सब कुछ तहस नहस कर दिया, पोल्यूशन इतना कर दिया, सब कुछ पैसा वैसा आ गया, घर में रोटी पानी खाने लग गए। उसके बाद उनका एकदम से उठे, सुबह धूप चढ़ी हुई थी बाहर, वो कहते कि हम ना अब क्लाइमेट चेंज की तरफ जा रहे हैं, क्लाइमेट को हमने जो है पोल्यूशन कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है। अर्थ समिट करवा दिया उन्होंने 1982 में। तो वो क्या है कि पहले सारा कुछ कर करा के बाद में उधर आ गए, है ना। तो यहाँ पे सेम ही है। तो उनका अब इंटरेस्ट है कि भाई हम जो है चाहे चीज़ महंगी ले लें लेकिन होनी चाहिए एनवायरमेंट फ्रेंडली। जैसे अभी क्या होता है, ये पॉलीथीन और ये वो सारे आ गए, वो पहले वाले प्लास्टिक उसको हटाओ, अभी नए आ रहे हैं कंपोस्टेबल ये वो सारा, है ना। तो आपको मॉल्स के अंदर मिल जाते हैं, तो उस पर वो थोड़े महंगे हो गए, लोग उसको प्रेफर कर सकते हैं कि भाई वो ले लेते हैं यार, क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली, पोल्यूशन कम होगा। सिमिलरली जो ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि मान लीजिए मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं और मैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली हूं, तो मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं इस नॉर्मल बॉन्ड को लूँगा तो मुझे 7 रुपये मिलेंगे पर ईयर, इसको लूँगा तो 6.5 रुपये मिलेंगे, लेकिन मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ। तो जो कंपनी है, जहाँ पे कंपनी बैठी लेट से, वो उसने ये भी देना ये भी, तो ये वाला जो है उसको कम इंटरेस्ट पे जो है फ़ायदा हो रहा है कंपनी, क्योंकि उसको 6.5% ही देना पड़ रहा है। मैं क्यों उसको ले रहा हूँ? क्योंकि मेरा फ़ायदा तो नहीं है मुझे, लेकिन मैं एनवायरनमेंट की चिंता है। तो यहाँ पे 6.5% पे मिल रहा है, तो इट मीन्स कि कंपनी यहाँ पे क्या कर जाती है, सेव कर जाती पैसा। दिस डिफरेंस 7 - 6.5 इज इक्वल टू 0.5%। दिस इज ग्रीनियम, यही है ग्रीन। ठीक है, अगर आप इसी को सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो चले जाओगे तो वहां पे क्या है कि बॉन्ड जो है, ठीक है, नॉर्मल बॉन्ड मान लीजिए 100 रुपए का मिल रहा है, तो इसमें क्या है कि इसकी वैल्यू जो है 105 होगी। ठीक है, ग्रीन की वैल्यू बढ़ गई क्योंकि डिमांड है लोगों के अंदर। जब वैल्यू बढ़ गई, आपको पता है इंटरेस्ट उतना ही है, सेम है, तो यील्ड जो है, यील्ड कम हो जाएगी। हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ा, तो मैं इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ। तो यील्ड कम हो जाएगी। अगर यील्ड कम होगी तो यील्ड का भी जो है, लेट्स से कि नॉर्मल बॉन्ड के ऊपर जो है यील्ड आपको 80 रुपये मिल रही है और इस पर 70 रुपये मिल रही है। इन दोनों का डिफरेंस भी हम देख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ग्रीनियम। ठीक है, यील्ड के बेस के ऊपर, इंटरेस्ट के बेस के ऊपर, तो यहाँ पे जो है ग्रीनियम है। अब इकोनॉमिक सर्वे क्या बोल रहा है कि ग्रीनियम जो है, ग्रीन बॉन्ड जहां पे एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं, लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिल रहे हैं एज कंपेयर टू दूसरा। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ये बोल रहा है कि ग्रीनियम की आउटकम जो है ये सिर्फ इस पे नहीं डिपेंड करती इन्वेस्टर हैं इंटेंट अलोन, मोर ऑन मार्केट डिजाइन कैसा है, लिक्विडिटी कितनी है, क्रेडिबिलिटी, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब बाकी चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है। तो इतना सा उसने यहाँ पे बोला। तो अगर आप देखोगे हैज़ लोअर इंटरेस्ट रेट या यील्ड, ठीक है, देन स्टैंडर्ड नॉन ग्रीन बॉन्ड, तो उसमें जो है कंपनी को फ़ायदा हो जाता है, जो भाई पैसा उठाएगी मार्केट से कि भाई इसमें मुझे कम इंटरेस्ट दे के मुझे पैसा मिल रहा है, लेकिन वो प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। अपने इधर क्या होता है कि आपने ग्रीन वॉशिंग और ये कितनी चीज़ें सुनी होगी, ग्रीन प्रोजेक्ट है ग्रीन, वो ग्रीन होता नहीं। एजुकेशन के ऊपर देख लो, हमारे स्कूल की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल जो है वो 60% है टोटल स्कूल में, 100 में से 60 गवर्नमेंट है और कितने अराउंड 50% बच्चों को एनरोल करते हैं। प्राइवेट देखो 26% और ये 41% स्टूडेंट को एनरोल करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो करनी है प्री प्राइमरी टू सेकेंडरी लेवल। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या होता है? ग्रॉस एनरोलमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज़ टोटल एनरोलमेंट। कि मान लीजिए जैसे 5वीं क्लास है, 5वीं क्लास का जब मैं देखना चाहता हूँ तो सपोज करो कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक स्लाइड में कि मान लीजिए 5th क्लास है, तो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं जैसे 6 साल का बच्चा जो है फर्स्ट में आ गया, 5 साल और हो गए, 6, 5, 11, लेट से 10 से 11 साल के बच्चे जो है इसमें पढ़ते हैं। इनकी ये जो स्पेसिफिक एज इतनी होनी चाहिए ऐसा हम मान लेते हैं। गवर्नमेंट ने कितनी रखी है क्या है वो हम देख लेंगे, लेकिन अभी मान लो कि 10 से 11 साल होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ पे इस क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं 100, ठीक है। अब 100 बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो अब 100 बच्चे में सपोज करो 15 साल के 20 बच्चे हैं, मतलब 15 साल नहीं, आप समझो कि जो इस एज से 10 से 11 से ऊपर जो है, ठीक है, हाई इससे 12, 13, 14, 15, वो 20 बच्चे, ठीक है। तो अगर मैं GER निकालूंगा, ठीक है, और जो ऑप्टिमम एज है, जो सही एज के बच्चे हैं वो जो इस क्लास में होने चाहिए थे वो 80 है, ठीक है, राइट। 10 से 11 के बीच में 80 राइट। तो अब यहां पे क्या करेंगे,
हम यहाँ पे जो GER जब निकालेंगे ना, तो इसमें यहाँ पे ऊपर 100 ही रखेंगे और नीचे भी जो है टोटल बच्चे जो भी 100 हैं जितने भी हैं उसमें रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो में चाहे वो उस एज के हैं, चाहे उससे बड़े हैं, छोटे हैं, सारे जो उस क्लास में हैं सारे ही काउंट होते हैं। तो GER कैन बी मोर देन 100 से भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए एक एरिया में 100 बच्चा है जो उस क्लास का है, जो उस क्लास की जो जिसकी एज उस क्लास के हिसाब से है, ठीक है। तो अगर मैं GER निकालूंगा 20 बच्चे जो ऊपर वाली एज के भी आके बैठ गए तो 120 हो गया ना, तो वो कितना हो गया 120। तो 100 बच्चा टोटल था, 120 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो ये तो 120% हो गया। लेकिन अगर हम दूसरा देखें यहाँ पे जो नेट एनरोलमेंट रेशो है, नेट एनरोलमेंट रेशो में क्या है कि जितनी एज के टोटल एज के 100 ही थे तो 100 ही यहाँ पे देखे जाएंगे, सारे टोटल नहीं देखे जाएंगे, मतलब जो उस एज ग्रुप से ऊपर नीचे हैं वो नहीं देखे जाएंगे, इंटू 100, तो ये 100% है। अगर 100 का 100 बच्चा आप एनरोल कर लेते हो, नेट इज 100, बाकी एज से ऊपर नीचे वो सारे डाल के जो है आप देखोगे तो फिर ये एज ग्रुप बहुत बड़ा बन जाता है, ठीक है। सो GER, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो प्री प्राइमरी टू ग्रेड 2 41% है, 95, 19, 68। यहाँ पे जो है जो इसकी बात है जैसे 41% है, 41% की बात है, तो अगर आप वैसे हमारे जो रिपोर्ट्स देखोगे वो अलग लेवल पे, वो प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह से देखते हैं, वहाँ पे 90% आएगा आपका GER। यहाँ पे कम क्यों है? बिकॉज बहुत से स्कूल हैं, आंगनवाड़ी हैं जो अभी रिकॉर्ड में नहीं है, तो उनमें बच्चे हैं लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, तो इसलिए। दूसरा यहाँ पे डाउन आने का कारण है कि ये जो है ना डेटा, ये है अभी NEP स्टेज के हिसाब से, एजुकेशन पॉलिसी जो अपनी नहीं आई है उसके हिसाब से। अगर आप वैसे रिपोर्ट्स पढ़ोगे जो आप सर्च करके पढ़ना, वहाँ पे डेटा दूसरा है, पहले जो चलता था सिस्टम, अब वैसा नहीं है, ठीक है। तो ये है आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको दिखेगा। पैटर्न भी देख लो, तो यहाँ पे एनरोलमेंट आप देखोगे जैसे ही 8th ग्रेड के बाद जो है यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रूरल एरिया में 54% स्कूल है जहाँ पे जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन, सेकेंडरी बहुत कम है। अर्बन में ज़्यादातर सेकेंडरी, तो आप देखोगे जो ड्रॉप है ना वो अर्बन में सेकेंडरी लेवल पे कम है, प्राइमरी में जो रूरल एरिया में प्राइमरी और उसके बाद जो है ड्रॉप आ जाता है, अर्बन में सेकेंडरी लेवल के ऊपर बच्चे आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ये है बेसिकली रूरल एरिया में, यहाँ पे फाउंडेशनल एंड प्रेपरेटरी लेवल से लेके मिडल टू सेकेंडरी जाएंगे तो आपको ड्रॉप दिखेगा। यहाँ पे अर्बन के एरिया के अंदर मिडल टू सेकेंडरी लेवल यहाँ पे एनरोलमेंट राइज होती है। क्यों? क्योंकि स्कूल ही ज़्यादा है भाई। इधर जो गाँव के अंदर जो इतने स्कूल नहीं है, तो जैसे मैं जब गाँव में पढ़ता था तो मेरे 1.5-2 किलोमीटर मेरे घर से वो स्कूल था, हम पैदल ही जाते थे, सरकारी स्कूल था, ठीक है। तो ये है। अगर आप देखो कि आउट ऑफ स्कूल जो है एडोलसेंट, उनकी क्या 14 से 18 साल के बीच में जो उनका क्या रीज़न है, 44% मैक्सिमम क्या कह रहे हैं, वो हाउस होल्ड इनकम को सप्लीमेंट कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, ये कारण है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे डोमेस्टिक कोर्स वगैरह ये 28% है। देन और क्या है यहाँ पे देखो, एजुकेशन नॉट नेसेसरी कहते हैं, जरूरी नहीं है, ये 8% है। न्यूट्रेंट इनटेक को आप देख लो, थोड़ा सा ये ग्राफ है एक, ये देखो लॉजिकली है, ये जो डेटा दिया है आप देखो यहाँ पे ध्यान देना। कैलोरी इनटेक की बात करें तो यहाँ पे आपको अर्बन में ज़्यादा दिख रही है, रूरल में कम। अर्बन में कैलोरी इनटेक, फास्ट फूड, ये वो सारी चीज़ें बहुत सी हैं, तो कैलोरी इनटेक डेफिनेटली ज़्यादा ही होता है। अगर आप प्रोटीन इनटेक की बात करोगे वो तो डेफिनेटली अर्बन में ज़्यादा होगा, कि पैसा बढ़ता है, जैसे जैसे हमारी इनकम भी बढ़ रही है तो हमारी जो डाइट के अंदर भी जो है वो आता जा रहा है कि हम प्रोटीन बेस्ड डाइट ज़्यादा, फॉरेन कंट्री में प्रोटीन बेस्ड डाइट ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी उसके ऊपर फोकस किया है। तो रूरल में ये कम है, तो अर्बन में आपको ज़्यादा दिखेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों सारी क्लास आज की। सो दिस इज़ ऑल। सो आई होप कि हमने जो है इसको समझा है। मैंने कोशिश की है आपको थोड़ा बताने की कि हम इकोनॉमिक सर्वे को समझ पाए। ऐसा नहीं कि मैं वो कंसेप्ट पूरा ही आपको वो सारा कुछ कर दिया, बट उतना बताया ज़रूर है कि जो बच्चा बिल्कुल जिसको कुछ नहीं आता या जिसने पढ़ा नहीं है, कुछ आता की बात नहीं हम करते, कि जिसने अभी कुछ नहीं पढ़ा उसको भी ये समझ आना चाहिए, उसके हिसाब से हमने किया है। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। मिलते नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।